तो आपको अपनी तैयारी में दो चीजें मेंटेन करनी पड़ती है। एक तो स्टैटिक पोर्शन होता है और दूसरा करंट अफेयर्स होता है। तो स्टैटिक पोर्शन का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है और करंट अफेयर्स का भी उतना ही है। 50-50 वेटेज दे सकते हैं दोनों को। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि जो हिस्सा हम स्टैटिक में मानते हैं कभी कभी वो करंट अफेयर्स से ही जुड़ा होता है, खास करके पॉलिटी का। पॉलिटी में अगर 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो 10 करंट अफेयर से होते हैं। यानी इन दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो उसके ऊपर प्रश्न होता है, पार्लियामेंट ने अगर कोई एक्ट बनाया तो उस पर प्रश्न होता है, संशोधन अगर कोई हो रहा है तो वो बनता है, या फिर कोई रिफॉर्म को लेकर के कोई कमीशन की रिपोर्ट है, रिकमेंडेशंस है, उसके ऊपर सवाल बनता है। तो कई बार हमको लगता है कि पॉलिटी से सवाल है, ये अमेंडमेंट से है, ये आर्टिकल से है, ये शेड्यूल से है, और ये सवाल तो पूरा शुद्ध रूप से एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा हुआ है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी से प्रश्न आया क्यों? उसके पीछे कोई घटना है, कोई न कोई ऐसा इवेंट है, ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वहां से प्रश्न आया। तो वो करंट अफेयर्स भी हो गया और पॉलिटी भी हो गया। तो कब स्टैटिक करंट अफेयर्स हो जाएगा और कब करंट अफेयर्स जो है वो स्टैटिक में चला जाएगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए ज्योग्राफी में भी यही होगा, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी वही होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी वही होगा। तो फिर शुद्ध रूप से कौन सा बच जाएगा? हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी अगर 15 क्वेश्चन है या 10 क्वेश्चन है तो इस साल इसलिए सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि उसके 200 साल हो गए हैं, 100 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, है ना। 20 साल की तो हिस्ट्री हम लोग नहीं मानते, लेकिन जनरली जब भी कभी कोई ऐसा बड़ा इवेंट का 100 आप सेंटेनरी मना रहे हैं या उसके 150 साल हैं तो फिर उसका सवाल है। या फिर एक्सकेवेशन हुआ है इंडस वैली की जो तमाम इतने साइट्स हैं, उन साइट्स में से किसी साइट्स का कोई रिजल्ट आया है, अभी अभी कुछ खुदाई हुई है और उसका कोई रिजल्ट आया है, तो उससे उसका सवाल आ जाएगा। तो हमको लगता है इंडस वैली का है, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि करंट अफेयर्स है। तो हिस्ट्री में भी अगर 15 क्वेश्चंस हैं या 10 है तो 2 या 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर्स से प्रभावित होते हैं। कल्चर में डेफिनेटली यही होता है। कल्चर से अगर कोई प्रश्न है तो करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ रहता है कहीं न कहीं। तो फिर इकोनॉमी तो पूरा 90% इकोनॉमी जो है वो करंट अफेयर्स से ही होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, हमारी फॉरेन पॉलिसी में, जहां कहीं पे भी कुछ भी घटित हो रहा है उसका सीधा संबंध हमारे उन 100 क्वेश्चन से है जो प्री में हमसे पूछे जाते हैं। और मेंस में उसका पार्ट और बढ़ जाता है। यहां अगर 80% पार्ट या 60% पार्ट सीधा करंट अफेयर्स से है तो आप देखेंगे कि मेंस में जाकर के वो करीब कितना बन जाता है? वो 90% बन जाता है। 90% मेंस जो है आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स से हो जाता है। तो इसका मतलब है कि पिछले 2 या 3 साल का करंट अफेयर्स हमको, वैसे तो पिछले 10 सालों का करंट अफेयर्स नहीं भैया, नहीं चाहिए, हाँ नहीं चाहिए, पिछले 10 सालों का करंट अफेयर्स जो है हमारे काम का होता है। ठीक है, 10 सालों तक आपको करंट अफेयर्स पे नजर रखनी चाहिए। लेकिन चूंकि 10 सालों का तो हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा ज्यादा हो जाएगा वो, तो फिर 3 सालों का करें। और खास करके पिछले साल का सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेटेज किसको देना है? पिछले सालों। लेकिन 10 साल में क्या कर सकते हैं? 10 साल क्या पेपर देख सकते हैं, एक। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट इवेंट देख सकते हैं जो कंटिन्यू आज भी असर डाल रहे हैं। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, लेकिन असर तो आज भी इकोनॉमी पे है उसका। जीएसटी की शुरुआत 2017 में हुई, लेकिन आज भी जीएसटी की चर्चा चल रही है। तो वो करंट अफेयर्स 17 का करंट नहीं है, वो तो इस साल का भी है। तो आपको ओरिजिन तो देखना पड़ेगा। जैसे मोदी गवर्नमेंट आया तो मोदी गवर्नमेंट जो है वो 2014 में आया था पहला, तो 2014 से करंट अफेयर्स जो है वो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि 14 में आकर के उनकी क्या पॉलिसी थी कि उन्होंने आते ही योजना आयोग को खत्म किया, नीति आयोग को बने हुए कितने साल हुए, आया ना समझ में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको केवल, कई बच्चे पूछते हैं कि सर कितना हम लोग पढ़ लें, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई मार्च से पढ़ लो, आप अप्रैल से पढ़ लो, इस साल का करंट अफेयर। ऐसा नहीं होता। करंट अफेयर्स जो है इंटरलिंक्ड है, जुड़ा हुआ है, कंटिन्यू चला आ रहा है वो, उसका साल से लेना देना नहीं है। अब आपको कुछ चीजों को 2016 से पढ़ना पड़ेगा, कुछ को 14 से पढ़ना पड़ेगा, कोई 15 से है,
कोई 17 से है, कोई 18 से है, तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? इसलिए आप पेपर को जब देखते हो तो बोलते सर ने कहा था कि आप 2020 से पढ़ लो, मार्च से 21 तक का ये हो जाएगा, और यहाँ तो क्वेश्चन 18 में से आ रहा है, 17 में से आ रहा है। ऐसे ही पॉलिसी इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई कोई है, मान लीजिए पेरिस क्लाइमेट डील है, तो पेरिस क्लाइमेट डील अभी भी चल रही है, क्योंकि पेरिस क्लाइमेट डील जरूर 16 का है, लेकिन आज सारे जो एक्शन लिए जा रहे हैं वो उसी को लेकर लिए जा रहे हैं। तो आपका पेरिस क्लाइमेट डील खत्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता कि कोई 2010 में कोई चीज इवेंट हुआ है तो वो अब आपके लिए कोर्स नहीं है, उसी के इम्पैक्ट आपके ऊपर है। वो उनका प्रिकर्सर भी पूछ सकता है कि आखिर ये पेरिस क्लाइमेट डील के समझौते आए कहां से, ये डील इस नतीजे पे पहुंची कैसे, इसके पहले कौन था, तो फिर आपको फिर करना पड़ेगा। तो ये जो परीक्षा की तैयारी है, इसको कुछ लोग मानते हैं कि सीमित तैयारी है या थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेंगे तो उससे हो जाएगा, नहीं। कंसेप्ट आपको सारे क्लियर करने पड़ेंगे, स्टैटिक से भी करने पड़ेंगे और करंट अफेयर्स से भी करना पड़ेंगे। और करंट अफेयर्स भी मैंने बताया ना कि लगभग 10 साल का जो करंट अफेयर्स है वो आपके पेपर पे प्रभाव डालता है, तो स्कोर उसी हिसाब से जाएगा आपका। तो आप ऐसा कोई एक डिटरमाइन नहीं कर सकते पहले से कि इतना सा एरिया है और इसी को आपने कर लिया तो बस विस्फोट हो जाएगा, आप सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। आप सिक्योर नहीं हो सकते। सिक्योर आप कब होगे? जब आप ज्यादा सही करने लग जाओ। 65 क्वेश्चंस में 63 क्वेश्चंस में यदि आपको लगता है कि कट ऑफ जाएगा, अगर आप 100 अटेम्प्ट करते हो, 37 गलत कर देते हो और 63 सही कर देते हो, तो लगभग आपका सिलेक्शन हो जाता है। आज का ट्रेंड ये कहता है, इन दिनों में यही है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 70 सही करते हैं, 30 गलत करते हैं, वो सिक्योर है। जो 70 सही करने लग गया वो सिक्योर है। तो फिर उसका क्या है? उसका ये है कि उसने पिछले 10 साल का करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छे से देख लिया। जितने पिछले सालों के करंट अफेयर्स में आप जाओगे, फिर उसको करंट अफेयर्स तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री का एक्सटेंशन कहेंगे, क्योंकि 1964 तक तो हम मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। तो जितना पीछे जाते जाओगे और पढ़ते जाओगे, उतना लिंकिंग जो है आपका बढ़ता जाएगा, नेटवर्क बढ़ता जाएगा और लिंक होता जाएगा। तो ये ज्ञान की साधना है, अनवरत साधना, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये नॉलेज एक्वायर करते रहना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहना, ये एक प्रोसेस है, इसमें भिड़ना पड़ता है और लगातार भिड़ करके और आपको इसको कलेक्शन को करते रहना पड़ता है। अब सिलेक्शन कब आएगा? तो मैंने एक एग्जांपल शायद आपको YouTube पे आपने देखा होगा, एक बड़ा सा गोला बनाइए और उस गोले में डॉट लगाइए। अब पूरे गोले को डॉट से भरना है, यानी पूरा गोला जो आपने कॉपी में बनाया उन सब में एक एक डॉट लगाना है। तो पूरा गोला जो है, सर्कल जो है, पूरा का पूरा डॉट से भर जाए, छोटे छोटे डॉट पेन के। तो आप डॉट कहां से लगाना शुरू करें तो भर सकते, कहीं से भी लगाना शुरू कर दो, रेंडम आप ऐसे ही दूसरी तरफ देख के करते रहो, तब भी भर जाएगा। केवल सर्कल के पेरीफेरी से शुरू करेंगे तो भी हो जाएगा, सेंटर पार्ट से शुरू करेंगे तो भी हो जाएगा, कहीं से भी शुरू करो, हो ही जाना है, पूरा हो जाएगा। जिस दिन वो पूरा भर गया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कई बच्चे कहते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ से शुरू होनी चाहिए? अरे कहीं से भी करो, इन्वायरमेंट भी करना है आपको, पॉलिटी भी करना है, करंट अफेयर्स भी करना है, स्टैटिक भी करना है, ज्योग्राफी भी करना है, साइंस टेक भी करना है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी करना है, इंटरनेशनल रिलेशन भी करना है, इंडियन कल्चर भी करना है, सब कुछ करना है। तो कई लोग सोचते हैं सर आपका कोचिंग कब शुरू होगा और बैच कब शुरू होगा और हम कब शुरू करें? अरे कभी भी शुरू करो, डॉट लगाना तो शुरू करो। वो जो गोला है पूरा का पूरा खाली है आपका सर्कल, उसमें डॉट लगाना जब तक शुरू नहीं करोगे तब तक वो फुल नहीं होगा। और आपको लगता है पहले से 16-17 डॉट लगे हुए हैं, तो मान लीजिए 1 लाख डॉट लगने वाले हैं उसके अंदर, तो 16-17 ही लगे ना, बाकी लगाओ ना बाकी लगाओ। नहीं हमारे तो 200 डॉट लगे हैं, तो 200 से भी कुछ नहीं होगा, 2000 हैं तो 2000 से भी कुछ नहीं होगा। तो आप जिस भी स्थिति में है वहां से काम शुरू करो, आज ही काम शुरू करो। आपको अनुच्छेद याद करने हैं, आपको अनुसूचियां याद करनी है, आपको अमेंडमेंट पढ़ने हैं, आपको करंट न्यूज देखनी है, सुप्रीम कोर्ट के आपको डिसीजन देखने हैं, पार्लियामेंट जो कुछ भी गतिविधियां कर रही है, एक्टिविटीज, वो आपको देखनी है।
तो आपने किया क्या है? कुछ नहीं किया, तो आज 1 करो, 1 माइनस हो जाएगा। 1 डॉट भी आपने लगाया तो 1 डॉट आपका लग चुका है। 1 लाख लगाने हैं तो 1 लग चुका है। अब वो दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा, या फिर मात्र उसको हम बोलेंगे रिवीजन हो रहा है। दोबारा लग भी गया तो वो रिवीजन हो गया। क्योंकि कई बार आपको 2-2, 3-3 रिवीजन लगेंगे तब जाकर के पक्का होगा। तो ये जो भ्रम पाला हुआ है ना कि प्री की तैयारी करें, जिस दिन गोला पूरा हो गया उस दिन प्री भी निकल जाना है, मेंस भी निकल जाना है और इंटरव्यू भी लगेगा। गोला अगर अधूरा रहा तो प्री हो जाएगा। ऐसे कई बच्चे हैं भोपाल में जिनके 6-6 बार प्री निकले, लेकिन एक भी बार मेंस नहीं निकला। 6 बार प्री निकाला उन्होंने 6 अटेम्प्ट में। यूपीएससी के 6 अटेम्प्ट में हर बार प्री निकाल लेते थे। मेरे कांटेक्ट में है ऐसे, वो बात ही नहीं मानते थे। भयंकर हेकड़ी थी उनकी, बहुत ज्यादा हेकड़ी की। ईगो बहुत भयंकर था। लिखने में दिक्कत आती थी उनको, लिख के कभी बताते नहीं थे। तो लिख के बताने से पोल पट्टी बाहर आ जाती, लेवल पता चल जाता है। प्रीलिम्स में आप दे के आए और आपका सिलेक्शन हो गया, आपने वाहवाही ले ली, घर वालों को भी दया आने लगी कि बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, मेंस दिया है, तो आप प्रीलिम्स के मास्टर हो गए एक तरह से। अब लिखते नहीं आता, फिर लटक गए, फिर वहीं के वहीं। तो ये होना जाना कुछ नहीं है। ऐसे ढेरों बच्चे, उनको कई बार कहा कि लिख के बताओ, बताएंगे किसी दिन, दिखाएंगे आपको लिख के। हमने कहा ठीक है, और पूरे 6 अटेम्प्ट हो गए। कई लोगों के माँ बाप का ईगो था, मतलब बच्चा लिख के भी दिखाना चाहता तो वो इंटरेस्टेड नहीं था। उन्होंने सोचा ऐसे ही मेहनत करो, हो जाएगा। कई लोग पैसा बचाना चाहते थे, कंजूस थे, तो वो कोचिंग ज्वाइन नहीं करवाना चाहते थे, तो इस वजह से लिख के नहीं बताना चाहते थे। वो सोचते कि लिख के बताएंगे ऐसा तो इनके यहाँ कोचिंग जाना पड़ेगा, कोचिंग जाना मतलब पैसा लगेगा। अलग अलग मानसिकताओं की वजह से वो बाहर हो गए। कई तरह की मानसिकताएं काम कर रही थी। यहाँ बता देते, गायत्री शक्तिपीठ पे लाके बता देते, ऐसे ही व्हाट्सअप कर देते लिख के, हम वैसे ही चेक करके बता देते। व्हाट्सअप कर देते, सर हमारा मेंस है और 2 महीने बाद परीक्षा है, ये हमने एक प्रश्न पिछले साल का ये आंसर लिख के बता रहे हैं आपको, ऐसा लिखेंगे तो कितने नंबर आएंगे 10 में से या 15 में से। अब आप बताए, फिर हम ये कह देते कि ये तो 5 ही नंबर मिलेगा। फिर वो पूछता सर ऐसा क्या गलती है इसमें, या आप और ऐसा इसमें और क्या क्या कर दें कि हमको 8 मिल जाए 10 में से। तो हम बता देते कि इसमें और क्या क्या कर देते, तो एक उदाहरण हो जाता। इतना भी करते नहीं बना लोगों से, ईगो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ केवल प्रीलिम्स से नहीं होता। प्रीलिम्स आपका हो भी जाएगा तो आप वैसे भी कोई मतलब नहीं है। देखो मैं बता दूं आपको, इस साल यदि 15,000 लोग प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, उनमें 7,000 लोग ऐसे हैं जो पहले भी 5-6 बार मेंस दे चुके हैं। मेंस जो देने जा रहे 15,000, उसमें से 7-8 हजार तो मेंस निकालने के आदी हैं। मतलब एक तरह का एडिक्शन टाइप हो गया उनको, यानी प्री बिल्कुल एकदम पक्का निकलेगा ही, उनका कंफर्म है। 7-8 हजार लोग हैं ऐसे, उनका मेंस कभी नहीं निकलना, क्योंकि मेंस की उन्होंने उस तरह से प्रैक्टिस ही नहीं की। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि मेंस की तैयारी करो, मेंस के हिसाब से लिखना शुरू करो। मैंने बताया ना, वो सर्कल पूरा हो गया उस दिन, और उसकी वजह से यदि आपका प्री निकला तो मेंस एक ही बार में निकल जाना है। और फिर इंटरव्यू में बैठोगे तो इंटरव्यू में बहुत सारे मार्क्स आएंगे, तो आपका रैंक भी लग जाएगा, आप टॉप करोगे। लेकिन गलती कहाँ होती है कि हम लोग वो करते नहीं, ये गलती है सबसे बड़ी बात। ये थोड़ा सा आप लोग अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं और बहुत अर्ली स्टेज में है, तो उसमें बहुत ज्यादा दुविधा पालने की जरूरत नहीं है, कोई भी डायलेमा रखने की जरूरत नहीं है। इत्मीनान से मेहनत करो, करंट अफेयर्स को साथ साथ करते जाओ, स्टैटिक को भी लो, और चूंकि अभी तो ऑप्शनल पेपर भी है तो एक ऑप्शनल भी चुन करके उसकी भी तैयारी शुरू कर दो। 3 घंटा उसको भी दो, 3-4 घंटे करंट अफेयर्स को दो, 3-4 घंटे करंट अफेयर्स पे बहुत बड़ा पेपर निर्भर करता है। यूं समझ लीजिए आपका सिलेक्शन सीधा सीधा करंट अफेयर्स पे ही निर्भर करेगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो आएंगे वो उसके आसपास आएंगे, करंट अफेयर्स वाले। तो फिर क्या स्टैटिक नहीं करना चाहिए? नहीं, उससे बेस्ट बनेगा, स्टैटिक भी करना चाहिए। 4 घंटा स्टैटिक को दो, तो आप जो है धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। अब 2-3 तरह की चीजें हैं।
सेल्फ स्टडी करेंगे, घर पे ही रहेंगे, कोई गाइडेंस नहीं लेंगे, तो आप ट्रायल एंड एरर से सीखेंगे। ट्रायल करेंगे, गलती करेंगे और फिर उससे सीख लेंगे। तो थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 साल लग जाते हैं। तो जो काम 22 साल की उम्र में हो जाना था, 21 में हो जाना था, वो 26-27 में होता कई बार। तो आदमी को लगता अच्छा है कि मैंने खुद ने किया, तो हम इसी का एग्जाम्पल है। हमने कोई गाइडेंस नहीं लिया था कहीं से और किसी प्रकार की कोचिंग अवेलेबल भी नहीं थी। वही था, दिल्ली जाना पड़ता और दिल्ली जाने की स्थिति में थे नहीं, तो हमने खुद ने शुरू किया और पढ़ाना शुरू किया। तो सिलेक्शन भी मिले, लेकिन प्रॉपर अच्छी तरह से सिलेक्शन होने के लिए तो हमको टाइम लग गया। वही 6-7 साल की तैयारी हो गई। तो खुद के करने से ये है कि अच्छा तो लगता है, क्योंकि आपका अचीवमेंट होता है। लेकिन जो आदमी सिलेक्ट हो गया और कलेक्टर बन गया, तो उससे तो कोई पूछने नहीं जाता कि आपने कोचिंग ली थी या नहीं ली थी, नोट्स लिए थे या नहीं लिए थे, आप हिंदी मीडियम से थे, इंग्लिश से थे, रूरल से थे, अर्बन से थे, सेंट्रल स्कूल से थे, कॉन्वेंट से थे या फिर सरकारी स्कूल से। कोई नहीं पूछता। वो कलेक्टर है, मतलब कलेक्टर है, बात खत्म। उसके सिग्नेचर की वही वैल्यू है। तो इसका मतलब जो जीता वो सिकंदर, जो बन गया वो बन गया, बस बात खत्म। कैसे बना ये सब स्टोरी कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। तो हमको यदि बनना है तो हम जिस भी प्रकार का सहयोग ले सकते हैं। अब हमारे घर में इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो हमारे यहाँ इंटरनेट बहुत तेज चलता है, तो हम ज्यादा उपयोग करेंगे उसका। डेटा हमारे पास अच्छा है, अगर हमारे पास कलेक्शन, तो हम बहुत अच्छा उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर हमारे नोट्स अगर बहुत बढ़िया है तो उससे भी फायदा होगा। फिर हमारी कोचिंग अगर बहुत बढ़िया है तो उससे भी फायदा होगा। क्योंकि कई बार 3-4 साल में जो आप चीज को ऐसा लगता है कि आपने इन्वेंट किया है और आपने खुद ने इसको तराशा है और यहाँ तक पहुंचाया है, वहां हो सकता है कोचिंग में पहले ही दिन बता दिया जाए आपको। तो हर चीज का फायदा होता है, उससे आपका समय कम होता है। जो 6 साल लग रहे हैं वो 5 साल लगते हैं। थोड़ा और आपने ऐड कर लिया तो एड ऑन आप करते जाते हैं, आपका समय कम होता जाता है और आपको वो सब चीजें पक्की पकाई मिलती जाती। कई बार हम जो नोट्स बनाते हैं, टेबल बना ली हमने, हमको लगा कि ये हमारा आविष्कार है, लेकिन वो तो पहले से बना के रखी है किसी ने और पहले से बता रखा है कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको 4 दिन माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, आधे घंटे में ये ऐसे हो जाता है। आप 4 दिन माथापच्ची के बाद में कामयाब हो गए और आप लगा कि अब मेरे घर से अगर कोई छोटा बच्चा निकलेगा या छोटा भाई होगा तो उसको मैं ये बताऊंगा, उसका सिर्फ आधा घंटा लगेगा। तो ये ठीक है कि आप कंट्रीब्यूट करते हो सोसाइटी में और अपने परिवार में भी कोई बनता है तो उसको भी गाइड कर सकते हो, क्योंकि आपने स्ट्रगल किया। 4 दिन की मेहनत के बाद कोई फार्मूला निकाल लिया और वो आधे घंटे में हो जाता है। लेकिन कोचिंग में तो वो आपको पहले ही दिन मिल रहा है, तो आपके 4 दिन बच गए और आपको वो आविष्कार जैसा आनंद तो आता है उसमें। ये तो मैं मानता हूं कि उसमें बड़ा आनंद आता है सेल्फ स्टडी में। लेकिन टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है, टाइम बहुत लग जाता है, उम्र बहुत निकल जाती है। और या फिर ये गायत्री मंदिर जैसी क्लास है, ये निःशुल्क क्लास है, इसमें और था आपका समय बचाया जा सकता है, काफी हद तक समय बच जाता है इसमें। क्योंकि यहाँ हम आपको बहुत सारी चीजें इस तरह से गाइड कर रहे हैं कि आपके मन में जो चल रहा होता है उनके कुछ सॉल्यूशन मिलते हैं कि नहीं। आपको लग रहा होता है जो मन में पहले से चल रहा है, यहाँ आते हो तो उसके बाद लगता है कि नहीं, हाँ ये तो हम सोच रहे थे, इसी बारे में सोच रहे थे, तो आपका बहुत सारा काम हो जाता है। अब ये इसकी मजबूरियां ये है कि यहाँ हमारे पास समय कम है और यहाँ हम उस तरह से ऑडियो विजुअल और वो बहुत सारा, चूंकि हम जो क्लास लेते हैं वो 4.5 घंटे की क्लास, अब 4.5 घंटे पढ़ाना और रोज पढ़ाना और यहाँ पर 1-1.5 घंटा पढ़ना और वो केवल 2 दिन पढ़ना, तो उसमें तो अंतर आएगा, ठीक है ना। वो अंतर तो आता है। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति अभी खर्चा नहीं कर सकता, कोचिंग के पैसे नहीं दे सकते, उनके लिए ये काफी अच्छा है कि कम से कम आपका जो 7 साल था वो आप खुद मेहनत करके 5 साल या 4 साल तक ले आए, तो 2 साल इससे कम हो जाएगा, ठीक है। कोचिंग करने से हो सकता है वो काम 1 साल में हो जाए, पर यहाँ 2 साल में, 2.5 साल में या 3 साल में तो हो ही जाएगा। तो यहाँ आने से एक फायदा है, ठीक है। तो यहाँ जो भी बच्चे पहले से आ रहे थे उन लोगों का स्थिति काफी अच्छी है, वो लोग काफी अपने पैरों पे खड़े हैं ज्ञान के मामले में, क्योंकि उन लोगों ने काफी कुछ सीखा है। तो एक तो उपयोग ये हो सकता है। तो दोनों पोर्शन को साथ साथ चलाइए, स्टैटिक को भी और करंट अफेयर्स को भी, दोनों को बराबर साथ साथ तालमेल बिठा करके इसको चलाने की कोशिश कीजिए। नोट्स बनाइए, नोट्स आगे काम आएंगे। कोई भी नया वर्ड आता है, कोई भी नई योजना आती है, तो वो योजना एकदम बंद नहीं होती। जैसे मनरेगा, चाहे वो 2008-9 के आसपास पहली बार ये चीज सुनने को मिली थी, लेकिन
आज भी मनरेगा के ऊपर प्रश्न आते हैं, हर साल आते हैं। शायद ही कोई पेपर रहा हो पिछले 10-12 साल में कि जिसमें मनरेगा का प्रश्न न हो। मनरेगा होता ही है। तो जैसे मैं क्लाइमेट के ऊपर बात कर रहा हूँ, सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल जब हम बात कर रहे थे 97-98 में, तो उसके बाद 20-25 सालों से हर साल कहीं न कहीं क्योटो प्रोटोकॉल टाइप का कोई प्रश्न आता था, उससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आता है। तो करंट अफेयर्स आपका बेकार नहीं जाता, उसका जो आप नोट्स बनाते हो वो बना रहता है। 20 साल से तालिबान और अब वहां पर अमेरिका था तो वो उसका एक प्रश्न था। अब तालिबान में जो ये परिवर्तन आया अफगानिस्तान में, इसके प्रश्न बहुत लंबे समय तक बनते रहेंगे। इसलिए करंट अफेयर्स में ना ऐसा नहीं होता कि उसकी जो एक्सपायरी है वो 1 साल है। होते हैं ऐसे सवाल भी होते हैं जो 1 साल बाद मायने नहीं रखते। 1 साल बाद कोई मायने नहीं रखता। जैसे आप कोई बरसी मना रहे हो कि 2021 में किसी को 100 साल हो गए हैं, है ना, या 75वां साल है हमारा आजादी का अभी, तो उसके ऊपर से लेकर के कोई सवाल है, तो चूंकि इस साल 75 है, अगले साल 76वां हो जाएगा, तो 75 वाला जो है वो उतना ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना नहीं रहेगी 75 ईयर वाली, क्योंकि आगे फिर 76 हो गया तो फिर वो 100 साल वाले पे बनेगा, फिर जाके 25 साल बाद बनेगा, अभी नहीं बनेगा। तो कुछ होते हैं जिनकी एक्सपायरी होती है, कुछ की एक्सपायरी 2 साल होती है, कुछ की 3 साल होती है, कुछ बिल्कुल सर्वकालिक होते हैं, ऑल टाइम फेवरेट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन का देख करके अंदाजा लगाना चाहिए कि क्वेश्चन कौन से साल का है। 1921 में यदि कुछ हुआ है तो 2021 में प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। आ गया समझ? 100 साल है उसके, तो उसके प्रश्न बनने की पूरी संभावना। अगले साल उसकी संभावना कम हो जाएगी, पूछ तो सकते हैं लेकिन संभावना कम हो जाएगी। तो पॉसिबिलिटीज को देख करके भी आप इंपॉर्टेंट प्रश्न निकाल सकते हैं। तो कई तरह से आपका व्यक्तित्व बनेगा। और प्रश्न के उत्तर जो आप देखते हो ना, टेस्ट दे रहे हो आप लोगों में, ग्रुप में हो कि नहीं, सब लोग ग्रुप में टेस्ट देते हैं। टेस्ट का उत्तर निकालने में कितने सारे आपके सेंसेस काम करते हैं, कितनी तरह का माइंड आप यूज करते हो, पता नहीं कहां से आप प्रश्नों को सॉल्व करते हो। सकता है कोई प्रश्न इस वजह से सॉल्व करते हो आप और ठीक हो जाता है कि आपसे किसी मंदिर के बारे में, कल्चर के बारे में प्रश्न था और उस मंदिर में आप गए थे, खुद ही गए थे, आपने वो मंदिर देखा था, आपने कहीं पढ़ा नहीं बल्कि वहां गए थे आप, इस वजह से प्रश्न ठीक हो गया। तो वहां जाने से भी प्रश्न ठीक हो सकता है। तो बचपन से लेकर अभी तक आप कौन कौन सी जगहों पर गए, कौन कौन सी चीजें आपने सुनी, किन किन लोगों से आप मिले, किन किन लोगों से आपने बातचीत की, कौन कौन आपके टीचर रहे हैं, टीचर एक्स्ट्रा बात कितनी बताते थे, पढ़ाई के अलावा कितना कुछ बताते थे, उस पर भी डिपेंड करता है। किसी किसी को ऐसा टीचर मिल गया कि उसको काफी चीजें जो है उसके टीचर नहीं बता दी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बात बताते थे। क्लास में जो सिलेबस है उसके इधर उधर जाकर के भी वो बहुत कुछ बताते थे, वहां से सवालों के उत्तर बन जाएंगे। आपका इंटरेस्ट है अगर किसी फील्ड में तो उससे सवाल के उत्तर आ जाएंगे। आप अगर म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं, आप अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, आप अगर साइंटिफिक रिसर्च को पढ़ने के अगर आपकी हॉबी है, या किसी क्राफ्ट में आप लोग माहिर हैं, तो वहां से कोई न कोई सवाल जो है वो पूछा और वो ठीक हो गया। तो सवाल ठीक होने के लिए कई प्रकार की पर्सनालिटी काम करती है। तो आप अपने तैयारी में अपनी पर्सनालिटी बना रहे होते हो, आपका व्यक्तित्व बना रहे होते हो। व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाएगा और मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी व्यक्तित्व हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी का आदमी का व्यक्तित्व बहुआयामी ना बने और उसका सिलेक्शन हो जाए, तो फिर तो ये गलत परीक्षा की पैटर्न हो जाएगा। इसलिए ये नहीं होता। इसलिए किसी भी आईएएस पे कोई दया नहीं करता कि इस आदमी को अभी इतने सारे लोग काम बता के गए, कहीं मैंने काम बताया तो अब ये फट ना पड़े, इसकी हालत खराब ना हो जाए, कहीं ये मर ना जाए, कहीं इसको बुखार ना आ जाए, क्योंकि आदमी कितना सोचेगा। आखिर अभी तो एक इंजीनियर निकल के गया, अभी एक डॉक्टर निकल के गया, अभी प्रोफेसर लोग निकल के गए, अभी शहर के व्यापारी निकल के गए, अभी खनिज का मामला लेके आए थे, अभी वकील लोग एक मामला, अगर वो बाहर खड़ा रह करके देखे तो उसके यहाँ से तो 50 तरह के लोग निकल के गए 1 घंटे में, और अब उसका नंबर है। तो अब तो उसको दया आ जानी चाहिए, आदमी क्या क्या सुनेगा, किन किन की प्रॉब्लम सुनेगा, इसको क्या क्या नॉलेज होगा बेचारे को। लेकिन अगला आदमी फिर पूरी ताकत से उसको प्रश्न पूछता है, पूरी ताकत से अपनी समस्या रखता है और अपेक्षा करता है कि वो तुरंत उसको सॉल्व करेगा। तो क्यों अपेक्षा होती है उससे इतनी?
क्योंकि वो भी तो एक सामान्य व्यक्ति है, वो भी तो एक नन्ही सी जानी है। तो क्या है उसके पास ऐसा? उसके पास है बहुआयामी व्यक्तित्व, जो उसकी तैयारी उसे बनाती है। ये तैयारी उसको ऐसा जबरदस्त बना देती है। कुछ भी पूछो, कुछ भी बात करो, उसको समझ में आती है, उसको क्लिक करती है। जबकि सब एक्सपर्ट होते हैं, सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन वो सबको समझता है, सबको सुनता है। और वो कैसे सॉल्व होगा, किसी को 50 साल भी हो गए उस फील्ड में, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, उसके समझ में आज तक नहीं आया, वैसी बात वो करता है। 25 साल का लड़का, लड़की जो होती है 25 साल के, 26 साल के, वो करते हैं ऐसी बात और वो दंग रह जाते हैं। हमने तो कभी सोचा ही नहीं, इसलिए तो तुम वहां हो, वो वहां है। बिल्कुल डिफरेंट सॉल्यूशन निकाल करके देता है। किसी को समझ में नहीं आता, उसको आता है। ऐसा बनना पड़ता है। और ऐसा बने बिना बन जाएगा, मुझे लगता है बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे, मुश्किल से लक जिनका बहुत ही ज्यादा काम करता है, तो 1 आध 2 4 पूरी बैच में ऐसे होंगे जो कहीं न कहीं टॉप 100 में या टॉप 200 में किसी कारणवश पहुंच गए और कुछ हो गया। बाकी सारे लोग योग्य होते हैं। तो आखिर ये परीक्षा, इसका मतलब है कि बिल्कुल सही परीक्षा है, सही छन्ना लगाती है, सही लोगों को निकाल के लाती है। तो हम ऐसा क्या करें कि ऊपर आ जाएं, हम छन करके बाहर ना चले जाएं। नहीं तो 15 लाख लोग परीक्षा देंगे, मात्र 15,000 का सिलेक्शन होगा। 15,000 जो है वो मेंस देंगे 15 लाख में से, और फिर 3,000 लोग इंटरव्यू देंगे, और फिर 1,000 लोगों का सिलेक्शन होगा, और ऊपर के 100 लोग जो है वो IAS बनेंगे। जनरल के हिसाब से तो 100 में आना पड़ेगा, बल्कि 80 में आना पड़ेगा, क्योंकि 75 सीट जनरल की है। तो ज्यादा से 80, 4-5 दूसरे लोग ले जाएंगे, तो ऐसा करके जनरल थोड़ा सा पीछे खिसकेगा, तो 80 या 85। टॉप 100 के बाहर तो IAS बनने की संभावना है नहीं। तो 15 लाख लोगों में आपको 100 लोगों में आना, 15 लाख में, तो सामान्य परीक्षा नहीं है। अपना व्यक्तित्व बनाए बिना आप आ नहीं सकते। और जो मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व कैसे बनेगा, मैंने अभी आपको बता दिया। हम फैसिलिटेटर भर हैं, तैयारी आप ही को करनी है। मान लीजिए किसी पेड़ के नीचे छोटे छोटे फल हैं, आपने बेर देखे होंगे, बेर जो होते हैं, या करौंदा है, या इस टाइप का जो फल होता है, बहुत छोटा होता है, उससे आपको टोकरी भरनी है, और पेड़ के नीचे बहुत सारे फल हैं। तो टोकरी कब उठानी है, कहाँ से उठानी है, और फल कब से डालना शुरू करना है, ये हो सकता है कि हम थोड़ा बहुत गाइड कर दें उस टाइप से, कि टोकरी वहां पड़ी है, वहां से उठा लो और ये भर लो। भाई भरना आप ही को है, और जब पूरी भर जाएगी तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इतना सिंपल काम है। हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि हम इतना बोलेंगे कि टोकरी वहां पड़ी हुई, इसको भर लो और शुरू करो। जब भी कभी आप खड़े हो जाओगे, आलस्य आपके ऊपर आएगा, तब हम कहेंगे खड़े हो जाओ, क्या चुपचाप बैठे हो, चलो काम पे लग जाओ, देखो वो कितने तेजी से भर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है। बस ये इतना भर है, कोच का काम और ज्यादा कुछ नहीं होता। आपने देखा क्रिकेट में भी वो जो राउंड लगवाते ना ग्राउंड पे, हमारे जो क्रिकेट कोच थे, हम जब थे क्रिकेट टीम में, तब हमारे कोच थे, वो हमको बिल्कुल स्लिम देखना चाहते थे। उनकी खुद का तोड़ निकला हुआ था, और वो कभी भी उनको समोसा कोई ला के दे देता, वो खा लेते थे, थोड़ी देर बाद चाय पीने चले जाते थे, और हमको बोलते थे चक्कर लगाओ, थोड़ा सा खड़े होते थे, कंटिन्यू, बिल्कुल कोई खड़ा नहीं रहेगा, ये वो, मुझे ये रिजल्ट चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, परफेक्ट। जबकि खुद का कोई लेना देना, उन्होंने उनसे 2 चक्कर नहीं लगाए जाएंगे, वो हाफ जाएंगे, लेकिन वो रिलैक्स रहते थे और बस चक्कर लगवाते थे, उनको रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ तो हम भी लगे हुए हैं, हम भी चक्कर लगा रहे, हम भी कम से कम 8 घंटा तो मैं ही पढ़ लेता हूँ, पढ़ाने के अलावा 8 घंटा मैं पढ़ लेता हूँ रोज। तो फिर आप लोगों को तो पढ़ना ही चाहिए। हमने आज तक पढ़ाई बंद नहीं की पिछले 30 सालों में, क्योंकि यूं तो देखा जाए तो बचपन से पढ़ ही रहे हैं, 5-6 साल के थे तब से, लेकिन वो पढ़ाई मायने नहीं रखती, वो तो बेकार ही थी। कॉलेज छोड़ने के बाद 35 साल से पढ़ रहे, यानी 30 साल से पढ़ रहे, स्कूलिंग होने के बाद। कॉलेज से तो पढ़ ही रहे, कम से कम पीजी के टाइम से तो लगातार ही पढ़ रहे हैं। 8 घंटा से कम कोई दिन नहीं हुआ होगा पढ़ाई नहीं की हो, पढ़ते हैं। कभी 10-12 घंटे भी हो जाते, 12 भी हो जाते हैं। कुछ पेपर डिजाइनिंग या पेपर एडिटिंग या इन सब चीजों को काउंट कर ले तो और ज्यादा हो जाएंगे, 10-12 घंटे हो जाएंगे। क्लास भी जोड़ लोगे तो वही 16 घंटे हो जाएंगे।
तो चल ही रहा, हम भी इसी प्रोसेस में, हम तो कभी बाहर नहीं निकले इस प्रोसेस, हम कभी भी बाहर नहीं गए ज्ञान के। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हम स्टूडेंट से बाहर हैं या स्टूडेंट से नहीं मिल रहे हैं, हमारे पास कोई नॉलेज लेने के लिए नहीं आ रहा है, कोई पूछने नहीं आ रहा है, हम किसी को पढ़ा नहीं रहे, ऐसा हमने दिन ही नहीं देखा, हम ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। बाहर भी गए तो कोई न कोई कुछ पूछ ही रहा होता था, कोई न कोई कुछ सीख ही रहा होता था हमसे, या हम किसी से सीख रहे होते थे। तो हम सीखने के लिए गए या सिखाने के लिए गए, लेकिन पढ़ने पढ़ाने का क्रम चलता रहा। तो हम तो वैसे कोच नहीं है कम से कम कि जो, हम तो स्टूडेंट ही बने रहते हैं, अभी भी स्टूडेंट, हमारे बेड पे किताबें ही रहती है, अभी भी टेबल कंप्यूटर, अपना टेबल पे किताब, बेड पे किताब, किताब लेके बैठना, ये नोट्स, मतलब सबको लगता है कि मतलब ये कब तक पढ़ता रहेगा क्या है इसका कोई एंड है कि नहीं, मतलब कब बंद करेगा। हमारा बेटा 21 साल का हो गया, अब वो इस साल परीक्षा दे रहा है यूपीएससी, हम अभी पढ़ रहे हैं वैसे ही। आपको लगता ही नहीं कि, मुझे ऐसा लगता है मेरी एग्जाम इस साल, क्योंकि इस साल वो दे रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एग्जाम, मुझ में वही वाला जो है एडमिट कार्ड देखने की क्यूरियोसिटी, वही कि सेंटर कौन सा आया, और मुझे यही ऐसा लगता है कि उस दिन सुबह मैं कितने बजे उठूंगा और क्या खाऊंगा और कैसे मैं जाऊंगा, और वही वाला, मतलब ऐसा लगता है कि मैं अभी उसी मोड में हूँ, उस मोड से कभी बाहर ही नहीं आया। आज भी मुझे हॉस्टल अच्छा लगता है, स्टूडेंट अच्छे लगते हैं, उनकी प्रॉब्लम अच्छी लगती है, मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं उन्हीं के साथ जीता हूँ, उन्हीं के जैसा हूँ, उन्हीं के जैसा रहता हूँ। कभी भी अपने आप को उस तरह से अपग्रेड नहीं किया हमने कि हम कुछ अलग हैं। इसलिए हमारे इंस्टीट्यूट में हम कभी किसी को टीचर नहीं रखते, क्योंकि हम उसके साथ वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो अपनी प्रॉब्लम के साथ जिएगा, क्योंकि वो तो स्टूडेंट बन के रहेगा नहीं, हम उसके साथ जी नहीं सकते। इसलिए कम आईक्यू के लोगों के साथ हम रहते भी नहीं, हम ड्राइवर भी नहीं रखते, हम कोई नहीं रखते अपने साथ, कभी नहीं रखते, हमारे साथ कभी किसी को नहीं देखोगे आप, क्योंकि कोई सूट ही नहीं करता, टिक ही नहीं सकता, उस स्पीड से चल ही नहीं सकता, हम जैसा सोचते हैं वैसा सोच ही नहीं सकता, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। उसके बजाय हम खुद कर लें, हम किसी को कहेंगे कि ये पेपर ऐसे ये कर लो, वो कॉपी पेस्ट भी करेगा तो ठीक से नहीं कर सकता, हमको पता है दिक्कत आएगी, वो नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाते हैं, क्योंकि बहुत साल हो गए, बहुत साल, इतना समय होने के कारण, यानी कि मुझे सिविल सर्विसेज के मोड में आए हुए कम से कम 29 साल हो, 29 ईयर, 29 ईयर्स से मैं इसी मोड में हूँ, रात दिन उठते जागते यही प्रश्न, एक ही प्रश्न, वही वाला घूमता रहता है, वही चीज। इस बार ये पूछा है, ऑन्कोलॉजी पूछा है, अच्छा उस बार ऑर्निथोलॉजी पूछा था, इस बार साइंस की ये वाली ब्रांच पूछ सकता है, दिमाग में यही सब चलता रहता है। कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन चलते हैं, कभी ये चलता है, कभी हिस्ट्री चलती है, कभी पॉलिटी चलता है, कभी क्या चलता है, रात दिन इसी टाइप से सोचते रहते हैं। इसीलिए आपके मन की, आपके सिलेक्शन कैसे होगा उसके बिल्कुल नजदीक वाली बातचीत हम करते हैं, बिल्कुल नजदीक वाली बातचीत होती है, और आपकी नब्ज को समझ सकते हैं, और अलग अलग बच्चों की नब्ज को इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि हम खुद उस स्थिति से निकल करके आए। बहुत कमजोर बच्चे भी यदि हैं तो उनको ज्यादा समय लगेगा, जैसे किसी को 4 साल लग रहा है तो उसको हो सकता है 7 साल लग जाएगा। बहुत ही कमजोर है कोई, अभी 100 प्रश्न हल करने जाता है, 25 से ज्यादा हल ही नहीं कर पाता, वो तो प्रोबेबिलिटी से वैसे भी हो जाना है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 100 में से 25 तो वैसे ही हो जाएगा। सबका ए लगा देगा तो भी शायद 25 हो जाएंगे, सबका डी लगा देगा तब भी शायद 25 हो जाए, या ऐसे ही रैंडम एबीसीडी करता जाएगा तो भी हो सकता है कि 25 हो जाए। लेकिन किसी के इतना भी कम हो रहा है तो वो भी आईएएस बन सकता है। हम तो ये, पर ये कि उसको समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसको रेंज में तो वहीं पहुंचना पड़ेगा, परिपक्व तो उतना ही होना पड़ेगा, उसके बिना सिलेक्शन होगा नहीं। तो कोई अपने आप को कमजोर ना माने कि 12th में तो हमारे तो केवल 52% थे, या कॉलेज में तो हम 3rd डिवीजन थे, या हमारा तो एजुकेशन बहुत ही खराब है, हम तो हिंदी मीडियम के हैं, हम तो रूरल बैकग्राउंड के हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। कुछ नहीं होता। जिस समय आपने आग लगा ली और अपने मन में पढ़ने का ठान लिया, समय लग सकता है। आपके साथी का हो सकता है 4 साल में सिलेक्शन हो जाए, आपका 6 में होगा, लेकिन होगा जरूर। पीछा छोड़ना नहीं होता उसका,
पीछा नहीं छोड़ना, लगातार आप लगे रहे तो आपका हो जाएगा। वैसे भी क्या कर लोगे अगर नहीं हुआ तो? मान लीजिए कोई 4 साल तक कोशिश की नहीं हुआ और वो बोले अब मैं 2 साल और मेहनत नहीं करूंगा, तो क्या करोगे? आज आप 27 के हो, किसी दिन 29 के हो जाओगे, 32 के हो जाओगे। कई बार बेरोजगारी में आदमी 40 साल का हो जाता है। 40 साल के ढेरों बेरोजगारों को मैं जानता हूं, आज तक रोजगार नहीं मिला, ढेरों बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि वो समय को कोसते रहते हैं, रिजर्वेशन को कोसते रहते हैं, सिस्टम को कोसते रहते हैं, वैकेंसी को कोसते रहते हैं, परिवार को कोसते रहते हैं, अपने बैकग्राउंड को कोसते रहते हैं, अपने एजुकेशन को कोसते रहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ परिवार में ये हो गया। काम नहीं करते, काम करना पड़ता है। आपको अगर इंदौर पहुंचना है, 200 किलोमीटर है तो चलना पड़ेगा। आप यहां से 50 किलोमीटर चले गए तो 150 किलोमीटर ही चलना है, फिर आगे चले गए तो फिर 100 किलोमीटर ही चलना है, फिर 20 और चले गए तो फिर 80 और चलना है। जिस दिन आप 200 किलोमीटर चले जाओगे आप पहुंच जाओगे, लेकिन आप 20 किलोमीटर दे के गाली दो, कई बार आप चलो ही ना और यहीं खड़े रहो और बोले ये तो इतना लंबा है, ऐसे चलेंगे क्या? तो आप यहीं खड़े रहो और आप गाली देते रहो, जितनी गाली देना जिसको देना है देते रहो, आप असफल व्यक्ति हो। और वो कोटेशन गुरुजी का, असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरी तरह से नहीं हुआ, यहीं कहीं लिखा होगा, बाहर लिखा होगा। और सफलता क्या सिद्ध करती है? सफलता का प्रयास पूरी तरह से नहीं किया गया, उसका प्रयत्न ठीक से नहीं किया गया, इसके सिवा और कोई कारण नहीं। तो ये मोटिवेशनल जरूर लग रहा है आपको, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी कमी है, इस वजह से शायद आप यहाँ हैं। नहीं तो अभी परीक्षा है 10 अक्टूबर को, आप यहाँ नहीं होते, रिवीजन लगा रहे होते। अब यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ, कहीं न कहीं किसी न किसी चीज की कमी है, इसको खोज रहे हैं आप, असमंजस है, डायलेमा है, और वो उसकी वजह से कहीं न कहीं आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपके अंदर है, मैंने बताया ना, कहीं से भी तैयारी शुरू कर दो। कई बच्चे हैं, जैसे हर बच्चों, सबसे बड़ी चीज है एक जैसा पैटर्न है सारे युवाओं का सोचने का पूरे देश में। जितने भी बच्चे फोन कर रहे हैं, सर आप प्रीलिम्स का पढ़ा रहे हैं या मेंस का? अच्छा, आप ये कराएंगे या वो कराएंगे? अच्छा, आपका कोर्स कब शुरू हुआ था, मतलब बैच कब शुरू होते हैं, नया बैच कब है, तब हम आ जाएंगे। मैं कहा मेरा नया बैच तो कभी होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम सोचो कि मैंने हिस्ट्री से शुरू किया, उसको नया बैच मानेंगे तो अगले साल आना। तो अगले 1 साल तक बैठा रहेगा आदमी, मान लिया कोई 26 का तो 27 का हो जाएगा, लेकिन उसको उससे कोई लेना देना ही नहीं है। बोले ठीक है सर मैं अगले साल फोन कर लूंगा। मैं कमाल मतलब ये कौन आदमी है, क्या है भाई, तुम कौन हो, क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो और क्या बात कर रहे हो? और 1 मिनट में हमसे वो भी चाहते हैं कि बस सब कुछ इन्होंने बता दिया, मतलब रिजल्ट भी निकाल लिया, और कई लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो हम इसीलिए डेमो क्लास नहीं दे पाते, कि हम इसीलिए वो नहीं कर पाते। डेमो क्लास हम इसलिए नहीं देते, डेमो क्लास इसलिए नहीं देते क्योंकि जो भी बच्चा, आप भी हमसे गायत्री शक्तिपीठ से जुड़े हैं, चाहे यूट्यूब से कोई जुड़ा हो, तो भी हमारी सिंपैथी उसके साथ रहती है, इमोशनल अटैचमेंट सा रहता है, क्योंकि ये एक तरह का विश्वास करने जैसा है कि आपने हम पे विश्वास किया है तो आप हमारे स्टूडेंट हैं, और अब हमको आपको आगे ले जाना है। आपके आंखों के सपने हमारे सपने हो जाते हैं। उनको नाम, यदि किसी व्यक्ति का नाम याद हो जाता है कि इसका नाम अरुण है, तो हम उसको अरुण नाम से याद रखने लगते हैं, उसका चेहरा हमारे आंखों में घूमने लगता है। फिर हमको लगता है कि अरुण मतलब अरुण IAS बना, अरुण कुमार IAS, ऐसी कोई नेम प्लेट लगी हुई होगी, ये इस टाइप से दिमाग में चलने लगता है। एक इमोशनल अटैचमेंट सा हो जाता है। दूसरी कोचिंग क्लास के साथ में क्या है कि उनका प्रोफेशनल होता है, पूरी तरह से प्रोफेशनल होता है, उनको कोई लेना देना नहीं है। मुझे कई बच्चों ने बताया सर हम ऐसी कोचिंग क्लास में जाते थे जिसमें सर ने कभी बेस्ट ऑफ लक भी नहीं बोला, या कल पेपर हुआ था तो ये भी नहीं पूछा कल तुम्हारा पेपर कैसे रहा, ये भी नहीं पूछा। मैंने कहा ऐसी कौन सी कोचिंग क्लास में चले गए? बोले नहीं ऐसे टीचर हैं। हमने कहा ये तो बहुत गलत बात है। यानी आप कहीं कोचिंग जा रहे हैं और वो आपको ये भी नहीं बता रहा है कि भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, कल आप अच्छे से पेपर देना, आप सब लोगों का पेपर है, ये भी नहीं बोलता। और ये भी नहीं बोलता कि कल तुम्हारा पेपर हुआ था कैसा रहा जरा बताओ। हम तो टेस्ट में जो है बच्चों से सबसे पूछते हैं कि कैसा टेस्ट रहा, क्या रहा, बताओ बताओ। और अगर किसी के कम होते हैं तो क्या बात है, बुखार आ गया था, क्या हो गया, फिर वो बताते भी हैं सर वो थोड़ा बाहर गए थे, खाने पीने में गड़बड़ हो गया तो तबीयत खराब हो गई थी,
तो हमको तो मार्क्स देख के समझ में आया था कि इस बच्चे के 60 से कम आते नहीं है और 48 कैसे ला रहा है, 51 कैसे हो गए। ये तो 60 से नीचे कभी आता नहीं, 60 क्वेश्चंस तो ठीक करता ही करता है, कई बार 62 करता है, कई बार 64 करता है, कभी 65 करता है, कभी कभी 69 भी करता है। लेकिन आज तो 58 है, आज तो 48 है या 52 है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हो जाती है। घर में शादी है, घर में किसी की डेथ हो गई है, या कहीं गए थे बीमार हो गए, या 1 महीने से किसी दूसरी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। कई बार ऐसा होता है, बच्चे बोलते हैं सर एक दूसरा एग्जाम फंस गया था इस वजह से। हमने कहा देखो दूसरे मोड में गए ना तो 58 पे आ गए, फिर 48 पे आ गए, नहीं तो तुम तो 62 पे थे। एकदम से समझ में आता है। तो उसकी प्रोग्रेस जो है अब कैसे होगी, तो फिर उसको कहते हैं अपना वीक पॉइंट निकाल लो, देख लो जरा कौन सा हिस्सा कमजोर है, किसकी वजह से तुम्हारा कम हो रहा है। बोले सर 4 क्वेश्चन इसके हमेशा गलत होते हैं, मैं हमेशा अमेंडमेंट वाले गलत हो जाते हैं अगर पॉलिटी का पेपर है तो इसका मतलब अमेंडमेंट वाला अच्छे से कर लिया आपने तो 4 और ठीक होने लग जाएंगे, तो 58 वाला 62 पे पहुंच जाया करेगा। तो ये हो गया। तो हम तो ऐसे सजेस्ट करते हैं, एक एक व्यक्ति से पूछते हैं, एक एक व्यक्ति का प्रोग्रेस देखते हैं और उसकी बात करते हैं। तो फिर ये जो अटैचमेंट होता है ना इमोशनल वाला, ये डेमो क्लास में क्या होता है कि डेमो क्लास में वो व्यक्ति आपको टेस्ट कर रहा होता है कि ये टीचर है और मतलब मैं कंज्यूमर हूँ, ये और ये एक तरह का वो है सेलर है और मैं ये कंज्यूम करने वाला हूँ, तो इसमें मुझे कितना प्रॉफिट होगा और क्या होगा। तो वो उस तरह से पैसे के हिसाब से टेस्ट करता है। तो ये रिलेशन तो फिर उस टाइप का नहीं चल सकता, पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, वो 2 दिन बाद जब नहीं आएगा तो हमारे दिमाग में आएगा कि मुझे रिजेक्ट कर दिया उसने, कि मैं पढ़ाने लायक नहीं हूं, हमको ये लगेगा। तो फिर हमको तो ये सहन हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग इमोशनल हैं, हमको फर्क पड़ता है उससे। ऐसे ही हमारे नोट्स कई लोग देखना चाहते हैं तो वो हम नहीं दिखाते, वो इसलिए नहीं दिखाते, कई बार वो रिजेक्ट करके चल देते हैं, बोले हमको समझ में नहीं आ रहा। हमारा एक एक रात निकला एक एक पेज पे, और इतने सालों में 20 सालों में जाके वो नोट्स बनाया और उसने 5 मिनट में रिजेक्ट कर दिया। दुकानदार को फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि राइटर दूसरा है, पब्लिशर दूसरा है, उसका एक प्रॉफिट है 20 रुपए का, वो उसको नहीं मिला। अगर उसने खरीद लिया तो उसको 20 रुपया मिल गया, दुकानदार को नहीं खरीदा तो वो किसी दूसरे को बेचेगा। उसका इमोशनल अटैचमेंट नहीं है उसके साथ, हमारा इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ, हमारे नोट्स के साथ, हमारी क्लास के साथ। हम भाव संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं, और जिस व्यक्ति को एडॉप्ट करते हैं उसको गर्भ में धारण करने जैसा है, सीधा सीधा उसको अपने अंदर धारण करके उसको परिपक्व बनाएंगे, उस लेवल की स्थिति होती है। तो ये समझौता ये इस तरह का नहीं होता, सौदेबाजी में नहीं हो सकता। तो ये आज के प्रोफेशनल जो मार्केट है उसके हिसाब से हम उसके साथ नहीं चल सकते, और वो ऐसे ही डील करना चाहता है। बताओ, समझाना तो पड़ेगा, आखिर हम पैसा दे रहे हैं, आखिर हम पैसा दे रहे हैं तो हम तो 10 तरह के सवाल पूछेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। तो हम उसको बोल देते हैं भाई तू जाओ, हमको तुमसे बात नहीं करना। बहुत ज्यादा करोगे तो फिर झूठी FIR कराएंगे, फिर निपट जाओगे, फालतू करियर चौपट हो जाएगा। ये सब तक भी जाएंगे। अगर कोई उच्छृंखल ले और धमकी देने पे आ गया और कोई वो तो निपटा देंगे, फिर हमारा पुराना वाला ऑफिसर जाग जाएगा, फिर वो करेंगे जो हमको नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ भलाई करने के लिए बैठे हैं, हम यहाँ किसी का बुरा देखने के लिए नहीं बैठे, ना बुरा करने के लिए बैठे हैं। तो बहुत यही है कि शिक्षक जो है उसको थोड़ा सा, मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप जिस जगह पे आए हो, यहाँ पर कुछ सीखने की ललक से आए हो, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। और इस निःशुल्क क्लास से भी बहुत सारे बच्चे निकले, यहाँ से भी बहुत सिलेक्शन हुआ है। पर ये था कि उनका डेडिकेशन, समर्पण उच्च स्तर का था। उनका समर्पण का लेवल आप देखोगे तो बहुत जबरदस्त था। यानी जो हमने कहा वो उन्होंने किया, जैसा होमवर्क दे दिया वो किया, उसमें किंतु परंतु नहीं थे। अगर आप भी बट और ये सब नहीं लेके आते और वाकई में अगर आप करने लग गए तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। करना आप ही को है, चाहे आप पेड क्लास में आओ चाहे फ्री क्लास में आओ, करना आप ही को है। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ आपके फैसिलिटेटर हैं जो आपके रास्ते को थोड़ा छोटा करते हैं। आप कई जगह चौराहा होता है, बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो आप ठिठक जाते हैं, हम इधर जाएं इधर जाएं, तब हम परफेक्ट बता देते हैं कि नहीं यही वाला रास्ता है। कई जगह पर साइन बोर्ड नहीं होता, कहीं अंदाजा नहीं होता,
तो उसको हम बहुत आसानी से आपको बता सकते हैं कि ये हम गए हुए हैं, यही रास्ता है, और हमारे पीछे चलो, हम भी पहले भी गए हैं, इस बार भी चलते हैं। तो ये बहुत आसान है, तो ये यहाँ पे भी मिल सकता है। पर ये है कि हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको, और ठानना पड़ेगा। सबसे पहले तो आज कुछ मन बना होगा आपका, कुछ दुविधाएं छटी कि नहीं आपकी, जो मन में चल रहे थे, कुछ प्रश्न निकले, हाँ, सिलेबस से जुड़ा हुआ या कुछ डायलेमा था, थोड़ा कम हुआ कि नहीं? हाँ, मुझे लगता है थोड़ी सी कुछ चीजें कम हुई होंगी। तो फिर क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आपको करंट अफेयर्स के बारे में बता देते हैं। एक तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। शुरू में बहुत कठिन होता है, हो सकता है एक आर्टिकल पढ़ने में आपको 1 घंटा लग जाए, और उसका जिस्ट निकालने की कोशिश कीजिए 2-3 लाइन में, कि इसका सार क्या है, एक्सट्रैक्ट निकालिए उसका। न्यूज़पेपर में अगर आप आदत डालेंगे तो धीरे धीरे रिपीटेशन आने लग जाता है, चीजें रिपीट होने लगती है। अगर आप एनवायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करके और कैसे कम करेंगे एटमॉस्फेयर से, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन सिंक कौन कौन से होते हैं। तो एक बार वो फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहा है, कभी वो ओशियन के बारे में बात करेगा, कभी वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात करेगा, है ना। तो कभी तरह तरह की चीजों के बारे में अलग अलग आर्टिकल बताते हैं, फिर एक आर्टिकल कोई ऐसा आएगा उन सब की बात करेगा एक साथ, तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे ही रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में मान लीजिए कोई आर्टिकल है, तो कभी सोलर एनर्जी के बारे में है, कभी विंड के बारे में है, कभी वो टाइडल एनर्जी की बात कर रहा है, कभी हाइड्रोजन फ्यूल की बात कर रहा है, कभी वो इथेनॉल की बात कर रहा है, कभी वो न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहा है, कभी ओवरऑल ये बता रहा है कि हमारे टारगेट 2030 के कितने हैं और अभी तक कितना अचीव हो गया है, और हम कार्बन से कैसे मुक्ति पाएंगे, और कोल से जो हम जितनी एनर्जी निकालते हैं, या जितनी ट्रेडिशनल हमारा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनसे जो निकालते हैं, क्योंकि इनमें पोल्यूशन के चांसेस ज्यादा हैं, खास करके कोल वाले में, तो हम कैसे कैसे कम करेंगे, कब कब की हमारी योजना, किस किस कंट्री ने कम कर लिया है, कौन कहाँ पहुंच गया, इस टाइप का आर्टिकल है वो, फिर आपका दिमाग खोलेगा। तो पहले आप पेजेस में आर्टिकल पढ़ोगे, छोटे छोटे आर्टिकल पढ़ो, कई बार पहली बार में ही पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ लोगे, बाद में पेजेस में जाओगे, तो ऐसा करके वो हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका रिन्यूएबल एनर्जी, फिर आप कोई क्रॉनिकल मैगजीन हुई या हमारा नोट्स हुआ या और कहीं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर पूरा जब पढ़ोगे, बायोमास एनर्जी वगैरह सब, तो फिर आपका पूरा कवर हो जाएगा कि ये तो बिल्कुल ही सही हो गया। और अब ऐसे में किसी भी एंगल से प्रश्न पूछा जाए वो आ जाएगा। फिर इसको जब एनवायरमेंट की कोई डील है या पेरिस क्लाइमेट डील टाइप या ऐसा कुछ एनवायरमेंट का कोई समझौता है या कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस है, वहां जो बहस होगी वो पूरी बहस आपको समझ में आएगी, पूरी बहस समझ में आ जाएगी कि किस मुद्दे पे बात हो रही है, कौन से सेक्शन पे बात हो रही है, और ये पूंजीपति देश हैं, ये कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, और ये डेवलप्ड कंट्री हैं, तो ये इंडिया को क्या देने की बात कर रहे हैं। भारत जैसे, बांग्लादेश जैसे और थाईलैंड जैसे देशों के लिए ये किस तरह की प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और जापान को क्या करना चाहिए भारत में, अमेरिका को क्या करना चाहिए, यूरोपियन कंट्रीज को भारत में कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज जब होगा तो हम मिटिगेशन में जाएंगे या एडाप्टेशन में जाएंगे, तो मिटिगेशन प्रोग्राम क्या होते हैं, एडाप्टेशन प्रोग्राम क्या होते हैं, क्लाइमेट चेंज के खतरे क्या हैं। तो ऐसी सारी चीजें जो है धीरे धीरे कलेक्शन होगा आपके पास। मैं जितनी टर्म्स बोल रहा हूं, जितने आपको टॉपिक बता रहा हूं अलग अलग, ये एक एक दो आर्टिकल से आपका नोट्स बनता जाएगा। और यदि आपने 6 महीने तक लगातार पढ़ा तो फिर पक्का, फिर 90% चीजें रिपीट वाली होंगी। फिर आप कभी पढ़ोगे तो आपको 1 घंटा नहीं लगेगा, 7 मिनट, बस 7 मिनट से 8 मिनट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि रिपीट होने लगा अब तो सब चीज रिपीट होने लगी। तो हमेशा आप 1-2 घंटा एक आर्टिकल को लेके नहीं बैठने वाले, बाद में आधे घंटे में पूरा न्यूज़पेपर हो जाएगा। अभी जबकि 4 घंटा लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है न्यूज़पेपर में, धीरे धीरे समय कम हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब इंटरव्यू देने वाला होगा तो आप 2 घंटे में 7-8 अखबार कवर कर जाओगे, 7-8 न्यूज़पेपर ऐसे करके फेंक दोगे। नहीं, ये तो कर रखा है, ये कुछ नहीं है, ये G7 है, अच्छा ये इसमें ये है, इसमें ये काम कीजिए। एकदम से आप खींच के निकालोगे, एकदम से कटिंग करोगे उसकी या अंडरलाइन करोगे, ये मेरा इंटरव्यू के काम का, बाकी तो पता है ये किया हुआ है, ऐसा हो जाता है।
तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने कहा ना वो डॉट लगाना है, बिल्कुल 8-10 डॉट बचे हैं, पूरा गोला भरा है, लाखों डॉट आपने लगा दिए हैं, तो अब थोड़ा सा बचा है कुछ 100, 50, 80, तो वो तुरंत आप किसी भी दिन बैठोगे एकदम से लग जाए। परीक्षा में 100 प्रश्न होते हैं, 95 आपने सॉल्व कर लिया, आप रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि 5 ही बचे हैं और 15 मिनट बचे हैं, तो आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। वैसा फील होता है। पर ऐसा फील कब होगा? जब हम मेहनत करेंगे। अभी 4-4 घंटे भी बैठना पड़ेगा, मन नहीं लग रहा है तो भी बैठना पड़ेगा, अच्छा नहीं लग रहा, समझ में कम आ रहा है तो भी बैठना पड़ेगा, तो भी जीप पकड़नी पड़ेगी। ये शुरुआत बड़ी कठिन होती है, इसमें बहुत लोग बिदक जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत आता है। फिर कोई दूसरा कहता है तो कंफर्ट जोन होता है, तो हम थोड़ा उधर टिल्ट कर जाते हैं, हम थोड़ा उसमें चले जाते हैं कि ये अच्छी बात बता रहे हैं, वाकई में इसमें काफी रिलैक्स है, यहाँ ऐसा भागदौड़ नहीं है। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट लोगों का और जिनका लक बहुत अच्छा है उनका एग्जाम, मुझे लगता है लेबोरियस है, बहुत ज्यादा लेबर मांगती है, लंबी प्रोसेस है। तो पीएससी के 3 भाग बताए थे हमने, पेशेंस, सेक्रीफाइस एंड कंटिन्यूटी, है ना। तो ये वाकई में ये तीनों जो है शब्द पीएससी, पेशेंस, सेक्रीफाइस एंड कंटिन्यूटी, ये अगर आप लिख लोगे तो आपके दिमाग में बना, ये जिंदगी में लिख लो इसको। आप पेशेंस रखना पड़ेगा और सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा और कंटिन्यूटी भी बना के रखनी पड़ेगी। बहुत खतरनाक काम। पेशेंस भी रखना है, धैर्य यानी चू नहीं करना है, कष्ट हो रहा है लेकिन बताना नहीं है, धैर्य रखना पड़ेगा और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस किन चीजों का करना पड़ेगा? जो हमको अच्छी लगती है, हमारा मन करता है कि हम ये करें लेकिन वो नहीं कर सकते। अगर वैसा करने लग जाओगे तो फिर पीछे रह जाओ। तो मन जो करता है वो नहीं करना, जो पढ़ाई के लिए जरूरी है, कंपटीशन के लिए जरूरी है, वो करना है। तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है उन चीजों का। और कंटिन्यूटी किस चीज की रखनी है? पढ़ाई की कंटिन्यूटी करनी है। तो जो आपका रीडिंग हैबिट है या जो आप लिखते हो उसको कंटिन्यू बना के रखो, उसको ब्रेक नहीं देना, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो है, तीनों कठिन है, तीनों बोलने में आसान लगती है लेकिन कठिन है। लेकिन अगर सपना बड़ा और अगर आप वाकई में सपना देख लो तो फिर आप कर सकते हो। तो जो सोचता है कि वो कर सकता है फिर वो कर सकता है, और अगर आप ही सोचते हो कि नहीं कर सकते तो फिर आप नहीं कर सकते। किसी के दूसरे के बोलने से नहीं होगा। दूसरे अधिकांश ये बोलेंगे कि आप नहीं कर सकते। कई बार माँ बाप भी बोल देते हैं कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए आप बच्चे होते हैं, उनको लगता है हमारे सामने तो ये बड़े हुए हैं, इनको तो हमने ABCD बताई थी, ये इतना बड़ा काम कैसे कर सकते। तो उनके लिए वो असंभव सा लगता है, तो उनको दया भी आती है और उन लोगों को लगता है कि ये कर नहीं पाएगा, ये बहुत कठिन काम है। अच्छा, किसी ने खुद ने ट्राई किया और उससे नहीं हुआ होगा तो वो सोचते हैं कि अब ये तो नहीं कर पाएंगे, हम तो कर ही नहीं पाए थे तो ये कहां से कर लेंगे। ये भी रहता है उनका। कई लोगों में ईगो रहता है, इस वजह से भी बोलते हैं कि ये नहीं कर पाएंगे। और दूर के रिश्तेदार होते हैं तो वो भी कई बार बोलते हैं, पड़ोसी रिश्तेदार, पड़ोसी दोस्त, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो अगर आपने उनकी बात मान ली कि हाँ आप सही कह रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, वाकई में नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने ठान लिया कि आप कर पाएंगे तो फिर आप कर पाएंगे। मैंने आपको कहा ना, समय लग सकता है, किसी को 4 साल लग सकते हैं, किसी को 6 साल लग सकते हैं, लेकिन होगा जरूर। बिल्कुल निकलता है। ऐसा आदमी जो हमने देखा हो कि जिसने पूरा गोला भर दिया हो डॉट लगाने से, और वो बाहर है और उसको जॉब नहीं मिला, ऐसा हमने देखा नहीं, ऐसा होता नहीं है। जिसने भी भरपूर मेहनत की है, किताबें खत्म की है, नोट्स बनाए हैं या नोट्स कंप्लीट किए हैं, रिवीजन लगाया है, वो बनाई है, वो बन ही जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बाहर निकल जाए। आगे समझ, वो बनता ही है। फिर बाहर कौन होता है? जिसने डॉट लगाने बंद कर दिए, जिसने नोट्स बनाने बंद कर दिए, नोट्स को पढ़ना बंद कर दिया, जिसने रिवीजन बंद कर दिया, जिसने भी बंद किया, जिसने भी कम कर दिया, इंटेंसिटी जिसने भी घटाई,
वो बाहर हो जाता है। इंटेंसिटी हमेशा बढ़ानी पड़ेगी, आप बढ़ते क्रम में जाएंगे। आपको लगता है कि 7 घंटे पढ़ने से काम नहीं हो रहा, तो अगली बार 8 घंटे पढ़िए। हर सप्ताह टेस्ट होता है ना, पूरे सप्ताह में आपको अगर 30 नंबर आते हैं, एक सप्ताह में आप टेस्ट देते हो, एक सप्ताह में आपने टेस्ट दिया और 30 क्वेश्चन ठीक हुए। अब आप 7 घंटा रोज पढ़ रहे थे, अगली बार भी 30 ही हो रहे हैं, 31 नहीं हो रहे, तो अब 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, 31 हो जाएंगे। फिर आप 8 घंटा रखोगे, फिर 31 से 32 नहीं हो रहा, ये 2 महीने में जाके हो रहा है 32। अगर आपने 9 घंटे कर दिए होते तो 1 महीने में हो जाता 32। आप कहोगे इतना अंतर लगता है, एक क्वेश्चन बढ़ाने में 1 महीना लगता है। हाँ, लग जाता कई बार, लेकिन कई बार 50 तक बढ़ाने में ज्यादा समय नहीं लगता। 5 महीने में 50 में पहुंच जाता है आदमी, लेकिन 50 से ऊपर फिर 60, 62 पे पहुंचने में 3-3 महीने में एक क्वेश्चन बढ़ता है। 3 महीने पढ़ाई करने पर 1 क्वेश्चन बढ़ता है। आया समझ? तो बहुत टफ हो जाता है। पर जिस दिन आप 60 से ऊपर पहुंचे, उस दिन सिलेक्शन आपके हाथ में। ये होता है। कई लोग थक हार के बैठ जाते हैं, 30 ही सही हो रहे हैं, इस बार तो उल्टे 29 हो गए, 29 हो गए, बस वो छोड़ देता है, तैयारी छोड़ देता है, भाग जाता है। तो आज की क्लास, आज का लेक्चर लगभग उन लोगों के लिए ज्यादा है जो बिल्कुल एकदम स्टार्ट करने जा रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं, तो कई बार हताश हो गए हैं या अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। खास के उनके लिए बहुत काम की चीज। और मुझे लगता है जो आप लोगों में से कोई सीनियर हो गए हैं या 6 महीना भी पढ़ लिए हैं, साल भर भी पढ़ लिया, तो उनके भी काम का है, क्योंकि उनमें भी ये ठहराव आ जाता है, रुकावट आ जाती है कभी कभी। तो इसको रुकावट ना आने दो, बनेंगे जरूर आप, ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत में अभी भी इतना कंपटीशन नहीं है कि बहुत मेहनत करने के बाद आदमी बिल्कुल ही बाहर हो जाए। इतना कंपटीशन भारत में नहीं है, ध्यान रखिए। समझौता करना पड़ सकता है कि आप आईएएस का सपना देख रहे थे, आईपीएस तक पहुंचे, डिप्टी कलेक्टर सोच रहे थे, तहसीलदार पे पहुंचे, ये हो सकता है, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, बेरोजगार बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। आप हमारी बात मानिए, आप जॉब में जरूर होंगे, गाड़ी बंगले वाले जॉब में होंगे। जो भी जॉब होगा उसमें गाड़ी बंगला जरूर मिलेगा और बढ़िया शानदार सैलरी मिलेगी। बेरोजगार आप नहीं रहेंगे, इस बात की गारंटी है। बस ये है कि कोई शिद्दत से बात मानेगा, दिल से लगा लेगा और बिल्कुल चल पड़ेगा उस पर, तो वो वहां पहुंच जाएगा जहां उसने सोचा है। बस थोड़ा सा डायलेमा रहा और गिरते पड़ते भी आप रोते गाते वहां तक तो पहुंच ही जाएंगे, जहां तक हम बता रहे हैं वहां तक तो फिर भी पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? तो अब एक विश्वास तो हमने दिला दिया, तो अब जरा रिसोर्सेज की बात कर ली जाए। तो 2 रिसोर्सेज मैं हमेशा सब लोगों को 3 तरह के बताता हूं। एक सबसे बड़ा रिसोर्स है आपका खुद का शरीर, आपकी बॉडी, जो नेचुरल रिसोर्स है और जो प्रकृति ने आपको दिया। एक तो उसका ख्याल रखना है और उसका यूज करना है। उसको कम से कम सोने देना है, यानी कम से कम मतलब बीमार ना हो, ऐसा 6-7 घंटे सोने देना है, लेकिन 8-9-10 घंटे नहीं सोने देना वो हालत से हो जाएगा। 6-7 घंटे आप सो सकते हैं। और खाना पीना इस प्रकार का देना है कि आपकी पढ़ाई हो जाए, स्वाद वाली चीजें नहीं देना है। एक रिसोर्स तो ये हो गया। दूसरा आपका रिसोर्स बहुत बड़ा है, वो है समय। समय को बेकार नहीं जाने देना। 24 घंटा जो मिला हुआ है हमको, वो एक रिसोर्स है। और तीसरे रिसोर्सेज होते हैं बुक्स और मैगजीन्स और स्टडी मटेरियल और आपके इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, यानी कि कंप्यूटर और पीसी हो आपके पास, या लैपटॉप हो या मोबाइल हो, इस टाइप की चीजें, या सोशल मीडिया, यानी खास करके यूट्यूब वगैरह से जो आप लेक्चर वगैरह लेते हो। तो ये तीसरा रिसोर्स हो गया एक तरह से। इन तीनों का मैनेजमेंट करना है आप, बेस्ट मैनेजमेंट करके इनसे बेस्ट रिजल्ट निकालने हैं। इन 3 का मैनेजमेंट यदि आपने कर लिया तो फिर एग्जाम मैनेजमेंट रहेगा 4थे नंबर। तो मैं अभी एग्जाम मैनेजमेंट आपको एग्जाम के दिनों में ही बताऊंगा, जब एग्जाम रहेगी। जैसे जैसे एग्जाम रहेगी वैसे वैसे एग्जाम मैनेजमेंट बता देंगे। अभी आप 3 पे फोकस कीजिए। तो रिसोर्सेज तीसरे नंबर का यदि आपके पास नहीं है तो अरेंज करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे बुक्स, नोट्स, मटेरियल जिससे आप पढ़ेंगे वो बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा।
डेली न्यूज़पेपर जो मैंने बताया आपको, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डिजिटल फॉर्म में हमारे ग्रुप में दिया जाता है। ग्रुप में अगर आप मेंबर नहीं हैं तो ग्रुप में मेंबर बन जाइए। आगे यूट्यूब का चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया, वहाँ से मिल जाएंगे। पुराने हमारे लेक्चर्स हैं बहुत सारे, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, वहाँ से आपको चीज़ें ले सकते हैं। ऐसे करना है आपको। तो रिसोर्सेज का मैनेजमेंट सबसे पहले कर लीजिए। शरीर का मैनेजमेंट मैंने बताया था 2-3 तरीके से, योगा करिए, प्राणायाम करिए, बीमार हैं तो बीमारी ठीक कीजिए, और सर दर्द होता है तो प्रॉपर दवाई लीजिए या जो भी है डॉक्टर की सलाह लीजिए, नहीं तो मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, ठीक हो जाएगा। और शरीर को कमजोर मत बनाए रखिए, मल्टीविटामिन रखिए और इम्यूनिटी बरकरार रखिए, बीमार मत होने दीजिए, उससे बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, समय भी चला जाता है और कमजोर भी हो जाते हैं, याददाश्त भी कम हो जाती है। तो इसका मैनेजमेंट। दूसरा आपको बताया था समय का, तो समय बर्बाद जहाँ जहाँ हो रहा है, दोस्ती की वजह से हो रहा है तो दोस्ती खत्म करो, सोशल मीडिया से हो रहा है तो वहाँ से बाहर आ जाओ। तो जो जो चीज़ें आपके यहाँ नेगेटिव है उन सबको कैंसिल आउट करो और बिल्कुल मोड में आ जाओ, एग्जाम के मोड में आ जाओ, ठीक है। और तीसरा आपको बताया रिसोर्सेज, तो वो डिपेंड करेगा आपकी इकोनॉमिक कंडीशन पे। तो अगर आप लैपटॉप नहीं ले सकते तो मोबाइल से भी काम चला सकते हो, स्मार्टफोन से भी चला सकते हो। तो जैसे जैसे आपके पास रिसोर्सेज, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होती जाती है या सपोर्ट मिलता जाता है, वैसे वैसे आप उसको ठीक कर सकते हो। नोट्स लेने से एक ये फायदा हो सकता है कि आप करीब 100 किताबें खरीदने से बच जाओगे, क्योंकि नोट्स जो बनाए गए हैं तब उसमें बहुत सारी किताबों का सहारा लिया गया है, तो शायद आपको बुक्स नहीं पढ़ना पड़ेंगे, नोट्स से काम हो जाएगा। तो जो 100 अलग अलग किताबें पढ़ते आप, तो 100 किताबों के बराबर कम से कम नोट्स हो जाता है, तो वो एक फायदा है, वो कर सकते हो आप। और बाकी कुछ ऑथेंटिक बुक्स है वो जरूर खरीद के रखना चाहिए। हम टॉपिक वाइज बताते जाते हैं, जब जब जो जो टॉपिक पढ़ाएंगे, पुराने लेक्चर आप देखोगे तो उनसे भी समझ में आ जाएगा, वहां से आपको वो किताबें मिल जाएंगी। ये तीनों अगर आपने काम शुरू कर दिए तो आपकी पढ़ाई शुरू हो गई। फिर टेस्ट दो, आप हर सप्ताह टेस्ट दो और एक सप्ताह में प्रोग्रेस देखने की कोशिश करो कि पिछले सप्ताह हम यहाँ थे, इस सप्ताह यहाँ पर हैं। प्रोग्रेस तब होगी जब आप पूरे सप्ताह एक्टिव रहोगे। जैसे पिछले सप्ताह टेस्ट दिया और आपने बिल्कुल कुछ भी पढ़ाई नहीं की और फिर अगले सप्ताह टेस्ट दे रहे हो तो शायद कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन पूरे सप्ताह लगे हुए थे, एक्सप्लेनेशन जो दिया गया था उसको पढ़ा आपने, उसके अलावा जो और सजेस्टेड रीडिंग्स थी वो सब आपने पढ़ी, तो अगली बार चेंज आ जाएगा। एक सप्ताह बाद जो आप टेस्ट दोगे उसमें असर आ जाएगा। नहीं आया है इसका मतलब क्वालिटी कहीं ना कहीं खराब है, तो उसको इम्प्रूव करो। किस तरह करोगे मैंने अभी बता दिया। रिसोर्सेज ठीक करो, टाइम मैनेज करो, और खुद के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करो, शरीर वाली प्रॉब्लम को उसको ठीक करो। तो इन तीनों को मैनेज करने से आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा। रिजल्ट ग्रेजुअली बढ़ेगा, मिरेकल कभी नहीं होता, ध्यान रखिए। कोई चमत्कार नहीं होता सिविल सर्विसेज में, धीरे 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 प्रोग्रेस होगी। अभी आप 30 पे हैं तो 35 पे पहुंचने में हो सकता है 2 महीने लग जाए, घबराने की जरूरत नहीं है, पर पहुंचेंगे। मैंने कहा ना कि इंदौर पहुंचना है, 200 किलोमीटर जाना है, तो 20 भी किलोमीटर चले तो 180 बाकी रहा ना, 20 माइनस तो हुआ ना। फिर कि दूसरे दिन आप 8 ही चल पाए तो 8 माइनस हो गया। आप कहोगे नहीं 20 नहीं चल पाए, अरे 20 नहीं भी चल पाए तो 8 तो चले। अब अगले दिन 8 कम, मतलब पूरे 200 में 8 तो कम हो ही गया ना कम से कम। ऐसे आप ऊपर बढ़ोगे। तो हो सकता है कि पिछले 5 ठीक करने में आपको 2 महीने लगे, अगले 5 ठीक करने में आपको 3 महीने लग जाए, लेकिन आप 40 पे पहुंच जाओ, फिर 45 पे, फिर 50 पे, फिर एक एक में 2-2 महीने लग सकते हैं, और फिर तब आप 60 पे पहुंचोगे। मुझे लगता है पिक्चर क्लियर हो गया होगा आपके सामने, एक मैप बन गया होगा सक्सेस का। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ध्यान रखिए। कोचिंग आप पेड करो चाहे ये फ्री वाली करो, शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी है। अब क्या अंतर होता है, इस क्लास में हम आपको 2 दिन पढ़ाते हैं, बाकी सेल्फ मोटिवेशन काम करता है, वहां हम खड़े रहते हैं। तो कोई घर पे एक्सरसाइज करता है और जिम में एक्सरसाइज करता है, उतना अंतर होता है।
जिम जाते हैं तो 6 बजे जिम अगर जाता है कोई तो 6 बजे जाके 6:15 बजे करीब वो स्टार्ट कर देता है, तो 7:30 8 तक या 1 घंटा भी करता है तो 7:15 तक वो जिम करता है। लेकिन मैंने देखा है कि जिम में जाने के बाद भी कुछ लोग जिमिंग नहीं करते, वो इधर उधर घूमते रहते हैं या कांच में देखते हैं, बॉडी फुलाते रहते हैं, या कभी ये उठाया कभी वो उठाया, मन ही नहीं लगता उनका वहां पे भी। तो इसका मतलब ये नहीं कोई जिम चला गया तो बिल्कुल सक्सेस हो ही गया, उसकी बॉडी बनी है। कई लोग जिम जाते हैं लेकिन बॉडी में कोई फर्क ही नहीं आता उनके, बल्कि जाके 1 प्लेट चावल खा लिया घर जाके और फिर 1 समोसा खा लिया सुबह उठ करके, तो कोई कुछ होता नहीं, बल्कि और पेट निकल गया, और बल्कि जिम से और भूख लगती तो और ज्यादा कुछ खा लिया कार्बो, तो फिर प्रोटीन खाना पड़ता है, फिर दाल पे ज्यादा डिपेंड करो, फिर ड्राई फ्रूट खाओ, या इस तरह का। मांसाहारी लोग अपना वो दूसरा खाते हैं, तो फिर वो उतनी मेहनत भी करते हैं। तो मेहनत अगर आपने प्रॉपर नहीं की तो फिर जिमिंग का भी कोई मतलब नहीं है, तो फिर भी अंतर ही हो जाता है। वहां एक मोटिवेशन काम करता है, वहां सब लोग कर रहे होते हैं तो आदमी को लगता है मैं भी कुछ करूंगा, और सब लोग देख रहे होते हैं, तो इसलिए एक कोचिंग का जो होता है, रेगुलर कोचिंग का, ये फायदा होता है। लेकिन कुछ लोग घर पे ही योगा करते हैं और घर पे ही अपनी पूरी मेहनत करते हैं, और कई सारे आपने खिलाड़ियों को देखा है कि उनके पास तो कोई सुविधा नहीं थी लेकिन वो गोल्ड मेडल तक पहुंच गए या ओलंपिक में पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने कैसे कर लिया? बोले हम पत्थर उठाते थे। आप देखोगे उधर पार्क वगैरह में कहीं घूमने जाओगे तो कई बच्चे इतनी अच्छी एक्सरसाइज करते हैं कि उनके कपड़े सुबह सुबह पूरे गीले हो जाते हैं पसीने से, जबकि उनके पास तो कोई साधन नहीं है। कभी वो पत्थर उठाते हैं, कभी पेड़ पे लटकता है, कोई क्या करता है, बस लगे रहते हैं। 1-1.5 घंटे में पता नहीं वो कितना कर जाते हैं। जिम में भी नहीं होता इतना, जिम वाला भी नहीं करा सकता। तो ये भी होता है कि आप कोचिंग ना करें, आप यहाँ जैसे फ्री क्लास में आ रहे हैं और वैसे लटके हैं या पत्थर उठाएं, ये कुछ भी करें, मतलब वो वाला लेवल होना चाहिए। फिर जुनून, वो अपने अंदर से मोटिवेशन आता है, वो आपको रखना पड़ेगा, है ना। फिर मैंने आपको गारंटी दी है कि मेहनत तो आपको सब जगह करना पड़ेगी, बाहर रह करके भी करनी है, वहां पे भी। वहां ये होता है कि हम वॉच कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें एक फर्क पड़ जाता है उसका, लेकिन वो तो जबरदस्ती चलाने जैसा हो गया, उसको चैनलाइज करने जैसा हो गया। आप तो यहाँ खुद भी कर सकते हैं, तो खुद भी लाना चाहिए। अपने चारों तरफ ऐसे ही लोगों को रखें, मोटिवेशन वाले कोट लगा के रखें, वैसे ही नारे हों आपके पास, वैसी तस्वीरें हों, वैसे ही लोग हों, तो बहुत असर हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन निगेटिव लोगों के साथ रहने से दिक्कत आती है, तो निगेटिव लोगों का साथ छोड़ें। दोस्ती मुझे लगता है आवश्यक नहीं होती है। सिविल सर्विसेज के फील्ड में तैयारी में दोस्ती आवश्यक नहीं है। दोस्ती प्रॉब्लम ही खड़ी करती है, रेजिस्टेंस आता है। तो दोस्ती जितनी कम होगी, बातचीत जितनी कम होगी, उतना ज्यादा बेटर है, नहीं तो बातें ज्यादा हो जाती हैं। और दोस्ती की वजह से बहुत कम लोग ऐसे सफल हो पाते हैं। वो भी मल्टीप्लाई करते थे तो होता था कि 1 और 1 11 मिलकर के काम करते थे। 1 और 1 2 वाले से दोस्ती काम नहीं करती। 1 और 1 11 वाली क्या हो सकती है? 1 और 1 11 वाली ये हो सकती है कि कुछ हिस्सा उसने तैयार किया, उसको आपको कम समय में उसने बता दिया, फिर आपने जो तैयार किया उसको कम समय में बता दिया। पर ऐसे दोस्त बहुत कम होते हैं, बहुत कम। और वो मेंस के लेवल पे ज्यादा काम करता है, प्रीलिम्स के लेवल पे नहीं आता, क्योंकि फिर वो इतना कंसंट्रेशन बनता नहीं, डिस्ट्रैक्शन आता ही है। तो थोड़ा सा बचें इन चीजों से, दोस्ती से बचें, फालतू चीजों से बचें, सोशल मीडिया से बचें, तो आप बहुत जल्दी गेन करेंगे। सोशल मीडिया कोई काम की चीज नहीं होती, वर्चुअल मीडिया है। कई लोगों की तो आइडेंटिटी भी गलत है ना, मतलब वो रियल भी नहीं है। कई बार हम लोग यूं ही परेशान हो रहे होते हैं। और कई बार किसी ने ऐसा कमेंट करे, जैसे मैं भी सोशल मीडिया यूज करता हूँ और मेरा 1 साइडेड है, मेरा सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने वाला रहता है, मैं वहां से लेता कुछ नहीं हूँ, ना ही उसका कोई रिएक्शन देता हूँ, ना ही मुझे उससे कोई फर्क पड़ता है, और ना ही मैं उसको फॉलो भी नहीं करता। मतलब मैं सिर्फ अपनी सूचना देता हूँ कि हमारे यहाँ क्लास शुरू होने वाली है, हमारा ऐसा है, या फिर कोई विचार भी होते हैं, कोटेशन भी होते हैं, तो अपनी तरफ से बस दे देते हैं, बस दे देते हैं। किसने पसंद किया ना पसंद किया, कौन क्या कर रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। या तो फिर ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल ही निरपेक्ष हो, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है उससे, ठीक है ना। हम उसको यूज करते हैं, वो हमको यूज नहीं कर पा रहा, हम उसको यूज करते हैं, उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। तो प्लेटफॉर्म इसलिए है, जैसे माइक है, तो माइक से हम प्रभावित होने लगे या उसको देख देख के हिलने लगे, डरने लगे माइक से, तो फिर क्या मतलब है। तो ये नहीं, वो एक सूचना देने का एक माध्यम है, तो हमने एक सूचना देने का माध्यम बनाया उसको, तो स्पीकर की तरह है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं वैसा करें तो, लेकिन वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए थोड़ी एक अलग प्रकार की परिपक्वता चाहिए। अभी आपको इतनी जल्दी कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, हम लोगों को एक्सेप्ट करते हैं,
तो हम लोगों को सफल भी मानते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, तो फॉलोअर्स भी हैं, तो कई बार हमको नहीं लड़ना पड़ता, हमारे फॉलोअर्स ही निपटा देते हैं, ट्रोल कर देते हैं, तो वो हम लोग वैसे ही बच जाते हैं। तो अभी आप लोगों के लिए वो एक डिस्ट्रैक्शन का कारण बन सकता है, ठीक है ना, आप लोग परेशान हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया से बचें तो ज्यादा बेटर है। उसको बंद भी कर देंगे तो कोई चीज नहीं है, ऐसा कुछ सीखते नहीं है आप वहां से कुछ ज्यादा। मुझे लगता है वहां से सीखते कम है हम और नुकसान ज्यादा करते हैं। सीखने का बहुत कम है, बहुत कम। और जहां तक मनोरंजन की बात है, तो मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मनोरंजन की दुनिया से उतने परिचित नहीं है, लेकिन वो सफल है, सफल है। उनको कभी मैंने गाना सुनते हुए नहीं देखा, कार में गाना सुनते हुए नहीं देखा। मेरे एक मित्र तो जिम इसलिए नहीं जाते कि वहाँ बहुत सारे टेलीविजन पे बहुत सारे गाने वगैरह जो है फुहड़ता वाले गाने चलते रहते हैं, और सब लोग उन गानों को भी देख रहे होते हैं टीवी पे, और फिर एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, तो वो उसको सूट ही नहीं करता। वो यार ऐसे कैसे अपन लोग देख सकते हैं और ऐसे कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब मैंने कहा इसमें क्या हो गया। मैंने कहा वो अपना एक्सरसाइज कर, अपन कर रहे हैं, गाना अपनी जगह चल रहा है, उससे क्या लेना देना है। बोले नहीं, मैं तो देख ही नहीं सकता, मतलब मुझे बहुत फर्क पड़ता है, मैं तो ऐसे रह ही नहीं सकता किसी के साथ। तो इतना फर्क पड़ता है, मतलब वो देख ही नहीं सकते, देखते ही नहीं है। इसी जमाने की बात कर रहा हूं मैं आपको। आप उनको देखोगे कलेक्टर हैं और उनके पास कार है, उसमें FM रेडियो भी है, तो अब जैसे हम उनके साथ 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, तो अब हमारी तो इच्छा होती है गाना सुने। अब हम तो संगीत के आदमी हैं, तो हमारी तो इच्छा होती है चलो कुछ चालू किया जाए इसको। वो बंद करा देगा, वो ड्राइवर को बोलेगा बंद करो इसको। अब वो सोया था इसलिए चालू करा दिया हमने, इसको चालू करो भाई। वो बोलेगा अरे बंद करे यार, क्या सुनना गाना, अपन बात करते हैं ना कोई अच्छी, अपन बात करते हैं, कोई टॉपिक निकालते हैं, अच्छा बात करते हैं। मतलब वो पूरे औरंगजेब है उस मामले में वो कोई मतलब तालिबान ही है, म्यूजिक पसंद नहीं है, एंटरटेनमेंट पसंद नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी, वो सफल है अपनी जिंदगी में, बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं, पहुंचे हैं, उनकी जिंदगी के अपने अपने फलसफे हैं। तो आप लोग भी, मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक मनोरंजन है उनको आप अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन कुछ मनोरंजन जो है आप क्विट कर सकते हैं, फायदा होगा, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। डिस्ट्रॉय करते हैं हम, डिस्ट्रक्शन ज्यादा है, खुद का नुकसान ज्यादा करते हैं, टाइम लगता है उसमें। उसके बजाय मेडिटेशन और योगा जैसी आदतें डालेंगे तो शायद आपको ज्यादा फायदा करेंगे। तो मुझे लगता है जनरल टॉपिक था मेरा, और बहुत जनरल डिस्कशन था, लेकिन आपसे जुड़ा हुआ है और सिविल सर्विसेज की तैयारी से सीधा जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आप लोग जैसे जैसे इस काम को मेरे बताए अनुसार करेंगे, अगर आप जैसे वेट ज्यादा है, आपका वेट ज्यादा है, तो आप वेट हल्का करेंगे तो आपको अच्छा फील होना शुरू होगा और तैयारी भी अच्छी होगी, मेमोरी भी बढ़ती है। ठीक वैसे ही अगर वेट कम है और थोड़ा सा आप वेट गेन करेंगे तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वेट गेन करने के बाद में स्ट्रेंथ आती है और तब सिटिंग लगाते हैं तो ज्यादा याद होता है ना। तो दोनों चीज है, अंडर वेट भी नहीं होना है आपको, ओवर वेट भी नहीं होना है, तो उसका भी ख्याल रखना है। और परफेक्ट वेट है तो उसको मेंटेन कीजिए, बहुत अच्छे से मेंटेन कीजिए। तो स्टडी मटेरियल के बारे में हम समय समय पे आपको लेक्चर में बताते जाएंगे कि कौन कौन सा। तो अभी शुरुआत चूंकि पॉलिटी है तो एक लक्ष्मीकांत की किताब खरीद लीजिए, जिनने नहीं खरीदी है। मैंने आपको बताया था कि ये किताब ऐसी है जिसमें सारे आर्टिकल हैं, सारे चीजें हैं, कुल मिला के पॉलिटी से जुड़ी हुई सारी चीजें, कलेक्शन अच्छा है। पर ये क्या परफेक्ट किताब है? नहीं, मैं इसे रेफरेंस बुक मानूंगा, ये रेफरेंस बुक की तरह इस्तेमाल कीजिए। फिर एनालिटिकल बुक के हिसाब से आप हमारे नोट्स ले सकते हैं, वो नोट्स हो जाएंगे, वो एनालिटिकल हो जाएगा। वो खास करके मेंस में आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लगभग वो बना बनाया आंसर है, वही आंसर होगा जो सीधा जाके आपको लिखना है। फिर और क्या हो सकता है? फिर एक किताब है सुभाष कश्यप की, संविधान और हम करके, और एक है भारत का संविधान। दो किताब हैं, दो नहीं बल्कि 4-5 किताब है, लेकिन 2 किताबें मैं लिखवा देता हूँ सुभाष कश्यप की, भारत का संविधान और यह हमारा संविधान नाम से, और एक है संविधान और हम ऐसा करके। वो रंगीन बुक है, कलर्ड बुक है, अंदर से कलर्ड पेजेस रहते हैं, इंटरनेट पे भी PDF में अवेलेबल है, ठीक है। PDF उसका हो जाता है, या तो उसका प्रिंट ले लो या फिर उसको बुलवा लो। हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय की किताब है, तो वो बहुत अच्छी है। कुछ लोग अगर बहुत ज्यादा हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए किताब और है, भारत का संवैधानिक विकास, सुभाष कश्यप,
भारत का संवैधानिक विकास, सुभाष कश्यप। हिंदी मीडियम नहीं अवेलेबल है, इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। लेकिन डीडी बसु हुआ या जैन पांडे हुई या ऐसी और भी बहुत सारी किताबें हैं, उनको लेने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा डीप में हो जाता है। हमने उन सब किताबों का सार अपने नोट्स में दे रखा है। हमारे नोट्स होंगे तो फिर वो जो 8-10 किताबें हैं पॉलिटी की, जो पुराने काफी स्टूडेंट बताते रहते हैं, वो उसको हमने कॉपी कर लिया है लगभग, और हर प्रश्न के उत्तर के साथ में या आर्टिकल के साथ में उसको जोड़ दिया है, तो वो उसका पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो पॉलिटी के हिसाब से ये है। इसके अलावा एक पीएसजी की वेबसाइट है, जो आपको पता है कि सारे जो भी अमेंडमेंट होते हैं या जो भी एक्ट बनते हैं पार्लियामेंट में, उन सब के बारे में वो जानकारी देती है ना। psg.india सर्च करिएगा, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेंगे। कुछ यूट्यूब पे आपको हमारा संविधान या संविधान का जो निर्माण हुआ उसके जो 10 एपिसोड हैं, वो मैंने आपको बताया था, देखना शुरू किया आप लोगों ने? हाँ, तो वो 10 एपिसोड देख लीजिए, उससे काम हो जाएगा। कल हम थोड़ा और आगे की बात करेंगे इसकी। आज मैं थोड़ा सा इच्छा थी कि काफी नए चेहरे दिख रहे हैं, तो उनके अंदर कैसे एक डिसिप्लिन आए जिंदगी के प्रति भी और तैयारी के प्रति भी। और जिन लोगों को तैयारी करते समय भी हो गया, तो उनके अंदर भी कहीं अगर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, डायलेमा कहीं तैयार हो रहा है, तो वो कम हो जाए। फर्क पड़ा है आपको? कुछ फायदा हुआ कि मैंने थोड़ा दिल से बात की है, ठीक है। मन की बात तो नहीं कहूँगा मैं लेकिन दिल की बात है हमारी, ठीक है। हाँ हाँ जी, एपिसोड यूट्यूब में इसी नाम से, संविधान नाम से सर्च करिए। हाँ, राज्यसभा टीवी, हाँ राज्यसभा टीवी के चैनल पे मिलेगा, है ना। चैनल क्या हो तो उसमें सर्च में भी मारोगे तो आ ही जाएगा, ठीक है। श्याम बेनेगल लिख दोगे तो भी आ जाएगा। श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया उसको, ठीक है। जरूर देखिए, 10 एपिसोड देखिए। और मैंने आपको बोला पॉलिटी कवर करने के लिए प्रधानमंत्री सीरियल भी देखिए, ठीक है। इन सबसे आपका एक निर्माण होगा। कहीं से आपको कोई पिक्चर मिलेगा, कहीं से कोई मिलेगा, कहीं से किसी के बारे में क्या इमेज आएगी, किसी व्यक्ति के बारे में इमेज बदलेगी। जयप्रकाश नारायण के बारे में सोच पाओगे, गांधी जी के बारे में काफी विजन बदलेगा आपका, है ना। अभी नए बच्चे जो हैं वो गांधी जी को समझ नहीं पाते, है ना, वो थोड़ा गलत ही पढ़ लिए हैं, और उनको इतना पढ़ा दिया कि पता नहीं। एक बच्चा तो मेरे को बोले अगर नाथुराम गोडसे नहीं मारता तो मैं मार डालता। मैंने कहा कमाल है, मतलब इतना क्या बिगाड़ दिया भाई गांधी ने तुम्हारा। तो उसको बम बना दिया, जीता जागता बम बना दिया उसको, आदमी को ही। तो वो यही तो करते थे तालिबान वाले या ये जो IS वाले। ऐसा क्या करते हैं किसी युवा में कि वो बम बांध करके कूद जाता है बिल्कुल। और अपना कसाब क्या था, कसाब को नहीं पता था कि वो जो जा रहा है मुंबई में हमला करने के लिए वो जिंदा आएगा। उसको पता था ना कंफर्म कि वो मरेगा, लेकिन ऐसा ब्रेन वॉश कैसे कर दिया जाता है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये हमारे यहाँ के भी युवाओं को ऐसे ही कर दिया। उनके अंदर ऐसा बना दिया, उसको राक्षस बना दिया, मॉन्स्टर हो गया वो बहुत बड़ा, जीता जागता। वो खुद का नुकसान कर रहा है, वो यही है। वो गांधी और नेहरू को बहुत बड़ा विलेन बना के आपने ये कर दिया। इससे वो खत्म हुए क्या? नेताओं का कुछ नहीं होगा। जो सिखा रहे हैं, जो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। उनके तो कंसेप्ट क्लियर है, उन्हें तो अपनी जिंदगी भी बना ली, करियर भी बना लिया, लेकिन उसका करियर खत्म कर दिया। वो जीता जाग, इतना कंफ्यूज है वो, क्योंकि ऐसा तो कुछ होना नहीं है। उनके नाम के डाक टिकट मिलेंगे, उनके नाम की शानदार हिस्ट्री मिलेगी, उनके नाम की शानदार फिल्में मिलेंगी, दुनिया भर में उनके नाम के पुरस्कार मिलेंगे। दुनिया भर में कोई शहर ऐसा नहीं है जिसमें गांधी के नाम का रोड ना हो, या गांधी के नाम की कॉलोनी ना हो, या गांधी की मूर्ति ना लगी हो। तो ऐसे तो बाल नोच लेगा आदमी, तो फिर पगला जाएगा ना, तो वो तो उसी का होगा। तो नुकसान किसका हुआ? उस नेता का थोड़ी हो। तो इसके दिमाग में तो लगा कि यार ये क्यों है, आखिर ये है क्यों, आखिर ये है क्यों। तो दरअसल गलत पढ़ा दिया, गलत पढ़ा गया। पूरी हिस्ट्री का भी गलत मीनिंग निकाला जा रहा है, हिस्ट्री का भी गलत मीनिंग निकाला जा रहा है। तो थोड़ा सा समझिएगा, सावधान रहिएगा। और खास करके जो बाउंड्री पे हैं, ट्रांजिशन स्टेज में है कि हम इधर जाएं या उधर जाएं, इसकी बात भी सही है, इसकी भी सही है, तो ऐसे लोगों की हालत और ज्यादा खराब है। उनको, उनके अंदर अभी की जो जनरेशन है उसको मैं देख रहा हूं कि वो बाल नोचने वाली स्थिति में ही है, क्योंकि उसको इधर का भी नहीं रखा, उधर का भी नहीं रखा हमारे शासकों ने।
मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि अफजल खान जब वो मारने के लिए आया था शिवाजी को, तो शिवाजी को जब मारने आया था तो अफजल खान जो था उसने कटार निकाली थी, और ये उससे पहले अटैक करने वाला कौन था? उससे पहले अटैक करने वाला शिवाजी का अंगरक्षक था, वो मुसलमान था। और उधर अफजल खान का जो अंगरक्षक बन करके आया था उसने फिर अटैक करने की कोशिश की, वो कौन था? वो हिंदू था। अब आ रहा समझ में? इतिहास इतना गलत तरीके से पेश किया जा रहा है वर्तमान में। आप एक घटना से अंदाजा लगा सकते हैं, हर चीज में हिंदू मुसलमान किया जाता है ना। ये घटना देखिए, अफजल खान मारने आया मुसलमान किसको? हिंदू को। हिंदू सम्राट थे ना, हृदय सम्राट है वो तो शिवाजी। अब उनको मारने आने वाला मुसलमान इधर से उसके ऊपर अटैक करने वाला मुसलमान शिवाजी की तरफ से, और फिर वापस बदला में वो बदला लेने के लिए तैयार है। किसका? अफजल खान का। वो कौन है? अब बताओ, वो हिंदू है। फिर उसको वो निपटाता है मुसलमान। तो इधर आप देखोगे महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई में, महाराणा प्रताप की तरफ से जो लड़ रहे थे मुसलमान भी थे, सेनापति, और अकबर की तरफ से जो लड़ने आया था वो मान सिंह, और वो कौन थे? वो राजपूत थे। अकबर था क्या? नहीं। तो कई जगह पर इतिहास में आप जाकर के देखोगे वो हिंदू मुस्लिम दृष्टिकोण से है ही नहीं। अब जब मुसलमानों की और अंग्रेजों की तुलना करोगे तो लगेगा कि मुगल जो हैं वो भारत में आए हैं, पर भारत में आए और बस गए और मर गए और खप गए, और यही उनके मकबरे हैं। भारत से 1 रुपया भी नहीं ले गए मुगल। और ये कुछ भी बनाया तो ये यहीं के मजदूरों ने बनाया होगा, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसे दिए होंगे, जो कुछ भी है। कुछ लोग बोलते नहीं है मंदिरों को तोड़ के बनाया, असली में उन्होंने कुछ बनाया नहीं। जो भी हिस्ट्री में है हो सकता है, ये भी हो सकता है थ्योरी, लेकिन ये बात तय है कि अंग्रेज 200 साल तक यहाँ से लूट के ले गए, और उन्होंने यूरोप में एक बड़ी पावर के रूप में विकसित हुए। तो अंग्रेजों ने लूटा है और यहाँ से ले गए। वेल्थ ड्रेन की थ्योरी भी है और वो प्रूव भी होती है। लेकिन मुगल तो यहीं बस गए, यहीं मर गए। उससे पहले जो आए थे मुसलमान वो निश्चित रूप से लूट के ले गए। बीच में नादिर शाह और ये आए अहमद शाह अब्दाली, ये भी लूट के ले गए। लेकिन मुगलों के साथ जब आलोचना की बात आती तो ये नहीं कि मुगल हमारे शासक हो गए, बल्कि हमारे यहाँ तो आप जानते हो कि पूरा का पूरा जो न्याय व्यवस्था है, तहसील में चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, सब जगह जो है मुगलों की बनाई हुई प्रणाली के शब्द चल रहे हैं आज भी। हम थानेदार शब्द नहीं बदल पाए। यहाँ तक कि आईपीएस इंग्लिश मीडियम का IIT से पास होकर के आया, थोड़े दिन बाद वो यही करता रहता है, सिपाही इधर आओ, दरोगा कहाँ गया, ये कहा, उसकी जमानत कराओ, इसको गिरफ्तार करो, इसको मुलजिम को उधर ले जाओ, उधर करो। बाद में थोड़े साल बाद जब वो आता है ना कहीं, फिर मिलता है तो बोले तुमको क्या हो गया, तुम्हारा इंग्लिश मीडियम कहाँ गया, तुम तो पूरे मुगल के जमाने के वो हो गए। रात दिन IPS भी ऐसी बात करने लगता है। आज भी उनके ही शब्दावली में काम चलता है। उर्दू भाषा ही थी, हिंदी 100 साल पुरानी भाषा है, 100 साल पहले उर्दू ही हुआ करती थी और बाकी अंग्रेजी। हिंदी का जन्म भी हुआ है 100 साल में, तभी तो आप भारतीय हिंदू युग पढ़ते हो और ये प्रेमचंद का और द्विवेदी युग और ये सब पढ़ते हो ना, तो ये सब भी पढ़ो तो समझ में आएगा। इसी से काम चल रहा था, यही था। फिर थी लोकल लैंग्वेज, रीजनल वर्नाकुलर, जैसे अवधी थी जिसमें रामचरितमानस लिखा गया था, वो अवधी थी, हिंदी नहीं थी, अवधी भाषा थी। वो लोकल लैंग्वेज है वहीं की। जो चौपाइयां आप रामचरितमानस की सुनते हो वो उसमें हम बात करते हैं कि चौपाई में नहीं करते हैं, लेकिन वो लोकल है। तो बहुत सारी चीजें, रोटी के बारे में आज तक हिंदी में शब्द नहीं बना पाए हम लोग। चपाती भी वही है, रोटी भी वही है। शादी ब्याह की ड्रेस हमारी, ये वो सब, लड़कियां जितना सलवार सूट पहनती हैं वो पुराना आप देखोगे भयंकर कल्चर का मिक्सअप है। इंडियन कल्चर पूरा खिचड़ी है, बहुत जबरदस्त तरीके से मिक्सअप है। क्या नहीं है? हिंदू दूल्हे सब शेरवानी पहनते हैं, ये कहाँ का कल्चर है? शेरवानी कोई हिंदू कल्चर है? ये हिंदी कल्चर है, ये हिंदुस्तान का कल्चर कहेंगे। वो सब अच्छा अच्छी शेरवानी और टेलर और बारीक कारीगरी और ये सब मुसलमान करते हैं।
तो आप देखोगे कि एक प्रश्न भी आता है इसका, भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव, इस्लामिक इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, ये आता है प्रश्न। क्रिश्चियनिटी का भी इम्पैक्ट है। फिर आप कहोगे हमारा इम्पैक्ट भी नहीं है, हाँ हमारा भी है, तो सब मिक्स है। आज पाकिस्तान के लोग बोलते हैं तो भाषण करते हैं, या इमरान खान जब अपने लोगों से बात करता है तो ऐसा थोड़ा लगता है, ऐसा लगता है ये तो इंडिया की लैंग्वेज है। इससे ज्यादा तो बांग्लादेश अलग लगता है, तभी तो वो अलग भी हो गया, क्योंकि वो बंगाली बोलते हैं। तो बंगाली बोलते हैं तो ममता बनर्जी को पूरा समझ में आता होगा उधर का। तो ये ना हिस्ट्री में आप लोग जो है ऐसे पहले से पूर्वाग्रह रख के पढ़ोगे तो आप पागल हो जाओगे, नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हिस्ट्री को वाकई में हिस्ट्री में ही देख करके ईमानदारी से पढ़िए, आपका उद्धार भी होगा, सिलेक्शन भी होगा और आप मजबूत भी बनेंगे। ठीक है, हाँ, तो ऐसे चक्कर में नहीं आना किसी का। ठीक है, चलिए शांति पाठ।